नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ओपनिंग बाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार एक नए ट्रिगर की तलाश में है, यानी कि नई तेजी या फिर मंदी करने के लिए एक अहम दिशा की तलाश में है। क्या आज की जो वीकली एक्सपायरी है बाजार को दिशा दे पाएगी? कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जो कि आज बाजार पर हावी होते हुए नजर आएंगे? कौन सी खबरें हैं, कौन से नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, इन सब पर फोकस करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर कल हमारे मार्केट्स की किस तरह की क्लोजिंग हुई, फिर समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट से आज हमारे मार्केट्स के लिए किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कल के बाजार की अगर आप बात करेंगे तो कल हमने देखा बाजार हिचकोले खा रहा था, तेजी मंदी के बीच में चल रहा था या फिर उठापटक काफी ज्यादा थी। और उसके बाद हमने देखा आखिरी आधे घंटे में बाजार में खरीदारी लौटती हुई दिखी और सेंसेक्स 182, निफ्टी 88 अंक चढ़कर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी हमने गिरावट देखी 140 अंकों के आसपास की, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग काफी अच्छी थी। और इनफैक्ट आप 24,535 के लेवल से देखेंगे तो ये जो इंट्राडे लो था वहां से निफ्टी में हमने करीब 130 अंकों की रिकवरी बनती हुई दिखी। निफ्टी के 39 शेयर कल हरे निशान में जाकर बंद हुए और टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा ये निफ्टी के गेनर्स थे। लूजर्स की जहां तक बात है तो एशियन पेंट, सिप्ला, टाटा मोटर्स, कोटक बैंक और पावर ग्रिड, इनमें कल हमने देखा गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अब बैंकिंग तबके को छोड़ दीजिए, बैंकिंग सेक्टर को बाकी तमाम इंडेक्स अगर आप देखेंगे एनएससी के, वो हरे निशान के साथ जाकर बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी अगर देखने को मिली थी तो वो रियल्टी, तेल गैस, आईटी और मेटल सेक्टर में देखने को मिली, जो कि 1 से 2% की मजबूती के साथ कल के सेशन में बंद होते हुए दिखे। एडवांस डिक्लाइन देखिए, करीब 2200 शेयर ऐसे हैं एनएसई पर कल जहां पे हमने मजबूती के साथ क्लोजिंग देखी। करीब 700 शेयरों में गिरावट भी थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए 3:1 का जो एडवांस डिक्लाइन है वो कल हमने बनता हुआ देखा। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2.25% की मजबूती के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। एमएससीआई के जो स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल होने की खबर आई, ऑथम इन्वेस्टमेंट, उस खबर की वजह से 10% से ज़्यादा उछलता हुआ दिखा। कल जीआरएससी में नतीजों का इंपैक्ट था, 2 गुना से ज़्यादा मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा। स्टॉक आप देखेंगे तो कल 15% के आसपास चढ़कर बंद होता हुआ दिखा। वैसे भी डिफेंस शेयर तेज थे। बीएल ने तो अपना रिकॉर्ड हाई लेवल भी टच किया 346 रुपये का। रियल्टी कारोबार अलग हुआ, डीमर्जर हुआ उसका, उस वजह से रेमंड के स्टॉक में कल हमने एडजस्टमेंट देखा, करीब 65% की गिरावट लेकर, या फिर यूं कहें कि एडजस्टमेंट के साथ स्टॉक कल बंद होता हुआ दिखा। एबी कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल, ये कल का टॉप मिड कैप गेनर था। नतीजों के बाद ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर बुलिश हुए हैं, उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखा। और एमएससीआई का जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल और नाइका दोनों शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद दोनों शेयरों में हमने लाल निशान के साथ कल क्लोजिंग देखी। नाइका तो पॉजिटिव खुला भी था, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में साफ तौर पे हावी होती हुई नजर आई। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है और हमारे मार्केट्स के लिए ग्लोबल बाजारों से आज किस तरह के संकेत देखने को मिले। थोड़ी नरमी के संकेत आज ग्लोबल मार्केट से दिख रहे हैं। खासतौर पे एशियन मार्केट्स में आप देखिए आज गिरावट के साथ शुरुआत देखने को मिली है। शंघाई 0.5% चाइना के बाजार और निकाई जो कि जापान का बाजार है 1% नीचे यहां पर कारोबार की शुरुआत देखने को मिली, क्योंकि कल यूएस में हमने देखा मिला जुला कारोबार हुआ। डाउ कल फिर से गिरा है, परसों भी गिरा था, कल 90 पॉइंट्स की गिरावट लेकर बंद हुआ। हालांकि नैस्डैक में हमने 0.25% की बढ़त देखी और पिछले 3 दिन से लगातार S&P 500 में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखें तो 7 बेसिस पॉइंट उछली है, 4.53% पर आई है, क्योंकि अनिश्चितता बढ़ रही है यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर। कोई खास अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं कि किस तरह से अब डील होती हुई दिखेगी। और एक चिंता ये भी है कि जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए हैं उसके पहले का जो ईरा था, यानी कि उसके पहले का जो दौर था, उस लेवल तक लौटना मार्केट्स के लिए अब मुश्किल नजर आ रहा है। यानी कि ट्रेड में दिक्कतें, कुछ डिस्ट्रप्शन तो होंगी, अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या उससे महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी, ये चिंताएं हैं जो कि बाजार अपने जहन में लेके चल रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट्स में भी कल मिला जुला कारोबार हुआ और बॉन्ड यील्ड्स में भी उछाल देखने को मिले, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें घटने की जो संभावना है वो काफ़ी नीचे आ जाएगी और यही कारण है कि बॉन्ड यील्ड में हमने उछाल देखा है। डॉलर इंडेक्स स्थिर है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, 101 के नीचे कल भी था, आज भी आप देखिए 100.88 का जो लेवल है वो देखने को मिला। कल यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने गिरावट देखी, फुटसी में करीब 1.4% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। क्रूड भी उछलता हुआ, क्रूड में माफ़ कीजिए, इन्वेंट्री बढ़ी है यूएस में तो उससे गिरावट देखने को मिली है। कल जब हम बात करें थे तो $66 का जो लेवल है वो पार होता हुआ दिखा था। आज आप देखेंगे तो 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ $65 के नीचे के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल क्रूड में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि इंडियन मार्केट्स के लिए काम करता हुआ दिखेगा। और उसके साथ साथ आप देखिए
सोना भी हल्का हो रहा है। $31,500 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो सोने में देखने को मिल रहे हैं और $33 के नीचे 32.10 के आसपास चांदी में भी ग्लोबल मार्केट्स में कारोबार देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट से देखा जाए आज थोड़ी सी नरमी के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे देखने को मिले हैं। क्रूड के फ्रंट पर राहत है, $65 के नीचे आया, ये हमारे लिए एक तेज़ी की बात ज़रूर देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं एफआईएस के जो डेटा कल किस तरह की क्लोजिंग वहाँ पे देखने को मिली। कल अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की ओर से 932 करोड़ रुपये की खरीदारी का नंबर आता हुआ दिखा है। अगर आप पिछले 4 दिन का डेटा देखेंगे तो 9 मई को उन्होंने बिकवाली करी, 12 मई को फिर खरीदारी करी, 13 मई को फिर बिकवाली करी, कल 14 मई को आप देखें 932 करोड़ रुपए की खरीदारी का नंबर उनकी ओर से बना है। कल डीआईएस की ओर से भी खरीदारी का नंबर है 316 करोड़ का। तो नेट संस्थागत निवेशकों की ओर से ऑलमोस्ट 950 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी बनती हुई दिखी है। अगर आप मई के महीने की बात करें तो अब तक का कल का नंबर अगर आप 932 करोड़ का मिला लें तो एफआईएस की ओर से 9,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। कल वायदा बाजार की भी बात करें तो वायदा बाजार के आंकड़े बताते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी होती हुई दिखी है और इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस दोनों में बिकवाली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो हेजिंग की पोजीशन या फिर जो मंदी की पोजीशन है वो कटते हुए दिख रही है और इंडेक्स में और स्टॉक्स में, फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशंस हैं या फिर जो तेज़ी की पोजीशंस हैं वो एफआईएस की ओर से बढ़ती हुई दिख रही हैं। खरीदारी के नंबर्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं और वैसा हमें कैश सेगमेंट में साफ तौर पे देखने को मिल भी रहा है। एक रुपए का लेवल आप देख लीजिए, फिर हम बातचीत करते हैं कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारे मेहमान को भी जोड़ेंगे। बुधवार को यानी कि कल 6 पैसे की मजबूती के साथ कल हमारा रुपया बंद होता हुआ दिखा। मंगलवार को 85.33 का लेवल हमने देखा था, कल क्लोजिंग हुई 85 रुपये 27 पैसे पर। 6 पैसे की मजबूती के साथ कल हम बंद होते हुए नजर आए हैं। काफ़ी सारे नतीजे भी आए हैं और खबरों का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, उन पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार के लिए अहम लेवल समझ लेते हैं और आज की दिशा क्या होगी, क्या एक्सपायरी बाजार को एक नई दिशा दे पाएगी, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, कोलकाता से पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। उनके पास चलते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू यू संदीप जी। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई थिंक पहली बार है जब आप हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं। आपसे बाजार बंद होने के बाद क्लोजिंग बज में तो कई बार बातचीत हुई है। कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कल रात को मैंने सोया है 3 बजे के आसपास और सुबह सुबह इतना फास्ट उठना, ऑफिस आना, अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली और मेहनत करना है, बहुत आगे लंबा जाना है सर। हम तो रोज आते हैं सर, थोड़ी इंस्पिरेशन बनिए हमारे लिए, आप भी कभी आइए। मैं तो कह रहा हूँ कि सुबह वाले शो में आप हमारे साथ जुड़ा करिए तो क्यों आपका जो सर? रात को सोने का जो शेड्यूल है वो भी सही हो जाएगा क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना होगा। बहरहाल मार्केट्स के लिए क्या लेवल्स देख रहे हैं सर? आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। ग्लोबल मार्केट से थोड़े से नरमी के संकेत आज देखने को मिल रहे हैं। डाउ लगातार 2 दिन से गिर रहा है, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। और देखिए सिनेरियो इस तरह का है, हमारे महंगाई के नंबर्स आए, यूएस के नंबर्स भी हमने देखे, लेकिन ये जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड डील है उसको लेकर जो चिंताएं हैं, जो असमंजस है, अनसर्टनिटी है कि महंगाई बढ़ सकती है उससे, क्योंकि जो पहले हम नॉर्मल पीछे छोड़ आए हैं वहां तक जाने की गुंजाइश मार्केट को नजर आती नहीं है। भले ही ट्रेड टैरिफ्स दोनों देशों ने स्लैश कर दिए हैं, लेकिन उस नॉर्मल से काफी ऊपर हैं हम। तो वो जो चिंता है वो बॉन्ड यील्ड में साफ तौर पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड फिर से 4.5% के ऊपर आ गई है। तो इस सिनेरियो में और आज का जो वीकली एक्सपायरी का दिन है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किस तरफ बाजार को जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि कल आधे घंटे में हमने देखा शार्प अपमूव मार्केट्स में देखने को मिला था। जी सर, मुझे अभी जो सेंटीमेंट लग रहा है निफ्टी के लिए, अभी आप देखेंगे जो जिस दिन गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद जो नेक्स्ट डे मार्केट में रैली आया, रैली में हम देखेंगे निफ्टी 2021 के बाद हाईएस्ट एक दिन में रैली हुआ था 900 पॉइंट के आसपास। तो उस दिन भी ऑलमोस्ट 24,900 के आसपास निफ्टी ने एक हाई लगाया था। तो बेसिकली 24,800 से लेके 24,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट को क्रॉस करना थोड़ा अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट अगर नीचे में भी देखेंगे, जो जिस दिन का पैनिक लो था ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास, तो मार्केट के लिए अभी लोअर टाइम फ्रेम में 24,000 एंड हायर टाइम फ्रेम में 25,000 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब मैं देखूंगा कि लास्ट बैंक निफ्टी का भी हाई, तो बैंक निफ्टी देखिए अभी 55,800 55,900 वहां पे जाके मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक तगड़ा फीलिंग आ रहा है ऐसा सर, मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम में एक रेसिस्टेंस फिर से लेगा। अभी इमीडिएटली 25,000, मतलब मैं अभी करंट जोन पे बाई नहीं करूंगा अगर 25,000 के ऊपर जाता है, क्योंकि लास्ट जो 6 मंथ का एक डाउनफॉल है
यही से स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 24,900 25,000 के आसपास यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मैं फ्रेश लॉन्ग करूंगा मार्केट को 25,000 के बाद। लेकिन मुझे लगता है अभी एक करेक्शन थोड़ा बाकी है, अभी बाई ऑन डीप स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फिलहाल मैं अभी तो गैप गिफ्ट निफ्टी ऊपर है तो आज तो गैप अप होने वाला है, लेकिन मैं एक बार वेट करूंगा कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए, नहीं तो थोड़ा एक बार नीचे मिल जाए उसके बाद। ठीक है, या तो आप कह रहे हैं कि 25,000 पार हो जाए ऊपर में, क्योंकि हम 24,000 से 25,000 की रेंज में अटके हुए हैं। लोअर लेवल्स में डिप्स में 24,000 का वेट करें, या फिर कोई और लेवल है आपके जहन में जहां पे अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए? मुझे लगता है 24,200 24,300 में एक बढ़िया सपोर्ट है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं तोड़ना चाहिए। फिलहाल जो मैक्सिमम जो आप नेक्स्ट फेयर के बाद बता रहे थे कि नेक्स्ट अगर कुछ अनसर्टेनिटी कुछ हो गया ऐसे मार्केट में, वो होगा 24,000 के नीचे, उससे पहले नहीं। अभी तो रेंज बाउंड ही ट्रेड होगा। तो मुझे लगता है जितना बार 24,200 300 में आएंगे उस टाइम पे मैं बाई ऑन डीप स्ट्रैटेजी करके मैं बाई करना चाहूंगा। और फिलहाल अभी इस जोन पे बाई नहीं करूंगा, क्योंकि ओपन ही होगा 750 के आसपास। उसके बाद हम देखेंगे अगर एक बार 850 के आसपास भी चला जाएगा तो वहां पे भी मैं बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि रिस्क जो रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो या तो 25,000 पार होने दीजिए, यानी कि नया ब्रेकआउट होने दीजिए, या फिर नीचे में आपको लेवल्स मिलते हैं अगर 24,200 24,300 के आसपास के, वहाँ मिले तो आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी यही राय होगी सर, नीचे डिप्स का वेट करें, फ्रेश खरीदारी अगर इनिशिएट करनी है किसी को? बैंक निफ्टी मुझे लगता है एक बार 53,600 53,700 के आसपास आना चाहिए, वहां पे मैं बाई करने में रेडी हूं। अभी एक रेसिस्टेंस है जो ऑलरेडी 4 बार मेंटेन कर चुका है वीकली बेसिस पे, हुआ है 55,800 55,900 के आसपास। तो जब तक 55,900 के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता और सस्टेन नहीं करता है, तो उससे पहले वीकनेस ही रहेगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक कहीं ना कहीं जाके एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है चार्ट में। और लगातार लास्ट 3 दिन में 2 दिन एफआईआई का सेलिंग था, लगातार 15-16 दिन एफआईआई तो बाई करके ही चल रहे थे। लेकिन कल का थोड़ा कम वॉल्यूम था, ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। मतलब कल का इतना कम वॉल्यूम था, उससे तो जो दिवाली का दिन है उससे भी ज्यादा जो एफआईआई है उनका एक्टिविटी रहता है। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है एक जो एक सेक्टरल शिपमेंट होता है वो अभी चल रहा है। अभी बैंकिंग स्टॉक थोड़ा चल गया था, अभी रिसेंटली हमने देखा डिफेंस थोड़ा चल गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सेक्टरल जो चेंजेस है वो अभी मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ी चर्निंग मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन रिजल्ट्स का इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। सर, पहले मैं आपसे टाटा पावर को लेकर राय पूछना चाहूँगा। कल बाजार बंद होने के बाद इनके नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। 25% मुनाफा ग्रो किया है, 1309 करोड़ का नंबर इन्होंने दर्ज किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यू 8% बढ़े, अबिड्डा में 40% के आसपास की ग्रोथ थी, और मार्जिन्स ये मुझे हाईलाइट नजर आ रहा है सर, 4% से ज़्यादा का जंप इनके मार्जिन्स में दिखा है, 14.7% वाला 19% पर। स्टॉक सर एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि रेंज में फंसा हुआ है, 400 का लेवल पार करना मुश्किल है, नीचे में आई थिंक 340 के आसपास अटक जाता है। तो टाटा पावर के अच्छे नंबर्स के दम पर क्या आज कोई ब्रेकआउट की उम्मीद करके चलें? सर नो डाउट टाटा पावर डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट आया है। और देखिए अभी जो है मुझे लगता है कि 405 बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर 405 के ऊपर आता है और 10 मिनट भी सस्टेन करता है, उस केस में 425 से लेके 430 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल 400 के ऊपर ही जैसे आ जाएगा तो एक मोटा मोटा स्ट्रांग हो जाएंगे टाटा पावर। तो मैं बाय करने में रेडी हूँ, लेकिन मुझे एक 405 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो 405 पार होने दीजिए। जब तक 405 पार नहीं हो जाता है टाटा पावर में, तब तक आप खरीदारी ना करें। 405 पार होने के बाद फिर 425 430 तक की जो तेज़ी है वो भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए आप 405 पार होने का लेवल वेट कर लीजिए। आयशा मोटर सर, इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। ज़्यादातर पैरामीटर्स पे नंबर अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। खासतौर पे मुनाफा देखिए, 1200 करोड़ रहने का अनुमान था, 1350 करोड़ से ज़्यादा का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया। 5,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहने का अनुमान था, 5,241 करोड़ का नंबर आया, 23% बढ़कर। अबिड्डा गिरा है 11.5%। बाजार मान के चल रहा था कि नंबर में कुछ माफ़ कीजिए बड़ा है अबिड्डा, 1258 करोड़ आया, 1285 करोड़ रहने का अनुमान था। तो जितना बाजार मान के चल रहा था उतना यहाँ पे बढ़त नहीं देखने को मिली है। और मार्जिन्स में भी हमने प्रेशर बनता हुआ दिखा है। बाजार मान के चल रहा था कि प्रेशर आएगा, 26.5% वाले मार्जिन 25.5% के आसपास आएंगे, लेकिन 24% का मार्जिन आया। तो मार्जिन के फ्रंट पर ज़रूर दिक्कत है, लेकिन जिस तरह से मुनाफे को लेकर अनुमान था वो अनुमान बाजार की उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा है। आयशा मोटर्स के चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर?
देखिए 5050 के आसपास एक सपोर्ट है। और एक आइशर मोटर एक बेसिकली साइकिलिक पैटर्न के साथ चलता है, तो लास्ट टाइम जो मोमेंटम था 5500 के ऊपर, तो अभी उसके नीचे कल का क्लोजिंग आया है। तो मुझे लगता है अगर किसी को यहाँ पे बाई करना है तो करेंट जोन से नहीं करना है। एक बार 300-400 पॉइंट का एक नीचे डाउनफॉल मिलता है तो उस केस में करना है। 5050 5080 एक सपोर्ट है, उस जोन पे करना है। ठीक है, थोड़ा नीचे में मिले 300-400 पॉइंट नीचे तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चलें। इसी से जुड़ा हुआ ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है अपोलो टायर्स। इसके कल नंबर्स आए, 48% मुनाफा गिर गया सर। रेवेन्यू जरूर 2.5% के आसपास ग्रो किया है, अबिडा डाउन था 18.5% और मार्जिन 3.5% के आसपास नीचे आते हुए दिखे हैं। अभी तक जितने नंबर्स आए हैं सर टायर स्पेस में, खासतौर पे सीएट देखिए जिस तरह का रनअप उसमें देखने को मिला था, स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। वैसे नंबर्स अपोलो टायर्स के फ्रंट पर नहीं देखने को मिले, तो बाजार कहीं ना कहीं सीएट के नंबर्स देखने के बाद अनुमान कर रहा था कि नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो आज एक नीजक रिएक्शन नीचे दिख सकता है अपोलो टायर्स में। सर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही एक वीकली कैंडल जो है शूटिंग स्टार पैटर्न बना दिया है, उसके बाद अभी नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 500 एंड 495 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तेजी तब होगा जब 495 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 495 क्रॉस होना चाहिए। अभी जो 475 के आसपास आया है और जो चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार 440 एवं 450 के आसपास नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो एक बार यहाँ पे तो प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो गिर सकता है और वहाँ तक अगर आता है सर तो वहाँ पे आप खरीदारी करने की राय देंगे या उसमें भी फिर दोबारा रिव्यू करना होगा? सर ये जो सपोर्ट जोन है ना, एक्चुअल में 415 से लेके 420 के आसपास है। तो इमीडिएट जो रिएक्शन हो सकता है एक बार अगर नेगेटिव होता है, खराब होता है, तो 450 440 के आसपास होगा। उसके बाद फिर से जाके डिसीजन ले पाएंगे कि 420 415 तक आएगा कि नहीं। लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर आपको बाई करना है तो फेयर वैल्यूएशन के साथ जाना है, और फेयर वैल्यूएशन आएगा और 410 420 के आसपास। तो आपको बाय करना है तो 410 एंड 420 इज अ गुड लेवल। ठीक है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स आए सर कल बाजार बंद होने के बाद, नंबर्स अच्छे हैं, स्पेशली जैसा बाजार मान के चल रहा था उससे अच्छे नंबर्स आए हैं। 32 करोड़ मुनाफा रहने का अनुमान था, 50 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया, बढ़कर आया है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है मुनाफा इनका। रेवेन्यू 19% के आसपास, अबिड्डा भी 19% के आसपास ग्रो किया है, 20%। और यही ये अबिड्डा के नंबर्स भी आप देखेंगे, 350 करोड़ रहने का अनुमान था, 300 करोड़ से ज़्यादा का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया, तो बाजार के अनुमान से बेटर हैं। और मार्जिन जो कि बाजार मान के चल रहा था कि डिप हो जाएंगे 1.5% के आसपास, 17.5% पर आ जाएंगे, 19.2%, भले ही 10 बेसिस पॉइंट ग्रो किए हैं लेकिन ग्रो किए हैं। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है नंबर्स में, और मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हुआ है, बाजार अनुमान से बेटर रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में सर कितनी और तेज़ी दमखम नजर आता है आपको? सर जुबिलैंड में तेजी होगा 711 के ऊपर, क्योंकि लगातार जो अभी रेंज के अंदर फंसा हुआ था, तो उसके बाद जो फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ अभी बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। तो 711 एक लेवल है, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 750 से लेके 780 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लोअर केस में देखिए 675 675 के आसपास एक सपोर्ट है। तो अगर आपको बाई करना है तो 711 के ऊपर जाएंगे, उसके बाद ही करना है। फिलहाल चार्ट अच्छा है, कंपनी भी बढ़िया है। ठीक है, 675 का स्टॉप लॉस, 711 पार हुआ तो 750 780 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। पिरामल फार्मा सर बहुत लोगों की पोर्टफोलियो में स्टॉक है, 50% से ज़्यादा मुनाफा ग्रो किया, 8% रेवेन्यू ग्रो किया, अबिड्डा में 6% की ग्रोथ है, मार्जिन्स भी 20.4%, 40 बेसिस पॉइंट घटकर आए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक 200 रुपये के आसपास लास्ट मैंने देखा था सर। पिरामल फार्मा कैसा लग रहा है? इन नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं। सर 220 के आसपास चल रहा है अभी, तो मुझे लगता है 225 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 225 के ऊपर हमें बाई करना चाहिए। फिलहाल चार्ट भी देखिए इतना नेगेटिव कुछ है नहीं, क्योंकि लगातार जो नीचे आ रहा था बॉटम ऑलरेडी बना लिया। तो यहाँ पे 200 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता है कि 200 तो कभी तोड़ेगा नहीं अभी इमीडिएट लेवल पे। तो एक बार अगर किसी को बाई करके जाना है तो डेफिनेटली यू कैन बाई। एंड उस केस में टारगेट होगा 235 से लेकर 240 के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटीज मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेश भी ले सकते हैं सर? फ्रेश एक बार मार्केट ओपनिंग के बाद सेंटीमेंट देख के बता सकता हूं सर। अभी फिलहाल एक बार अवॉइड करना बेटर होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हो, तो 200 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। ठीक है, निवेश के लिए आप कह रहे हैं कि 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें उतर सकते हैं। कर्नाटका बैंक के नंबर्स भी आए सर कल, मुनाफा गिरा है 8% के आसपास, एनआई में भी 6.5% का ड्रॉप था, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में कमी आई, लेकिन उतनी नहीं आई है जितना हमने ज़्यादातर बाकी जो बैंकों के नंबर्स आए हैं उसमें देखी है, क्योंकि 3.11% वाला 3.08% ग्रॉस एनपीए हुआ, केवल
3 बेसिस पॉइंट का फॉल यहाँ पे है और 1.39% वाला नेट एनपीए घटकर 1.31% पर आया क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर। तो कर्नाटका बैंक के सर नंबर्स तो थोड़े ढीले ही नजर आ रहे हैं, इसका चार्ट क्या बता रहा है? देखिए चार्ट में सर एक ब्रेकआउट अभी आया है, तो 203 के बाद एक ब्रेकआउट आया है चार्ट में, तो अभी 208 के आसपास अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार ना आपको वेट करना चाहिए, मार्केट कैसा रिएक्शन देता है उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। फिलहाल अभी चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए एक्चुअल में 225 से 230 के आसपास। तो एक बार वेट करके जाइए, मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो उसके बाद जाके एक बार डिसीजन लेना बेटर होगा। चार्ट में ब्रेकआउट आया है। ठीक है, चार्ट में ब्रेकआउट है, 225 से 230 का अगला टारगेट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस सर, कल इनके नंबर्स आए हैं और नंबर्स के साथ एक खबर भी आई है कि चेन्नई में इन्होंने एक लैंड पार्सल बाय किया है जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू देखेंगे तो वो 1600 करोड़ रुपए के आसपास की बताई गई है। इसका मुनाफा 20% ग्रो किया सर, भले ही रेवेन्यू गिरे हैं 14% के आसपास, अबिड्डा भी नीचे आया 3.8%, मार्जिन्स लेकिन बढ़कर आए हैं 28.5% के। नंबर्स बहुत मिक्स बैग हैं सर, और चेन्नई में जो एक नई लैंड खरीदी है उसका भी इम्पैक्ट आज स्टॉक प्राइस पे दिखेगा। रियल एस्टेट में सर अगर कोई प्रेफर्ड पिक होना चाहिए तो क्या ब्रिगेड एंटरप्राइजेस हो सकता है? मुझे लगता है पर्टिकुलर इस काउंटर को अभी थोड़ा इग्नोर करना बेटर होगा, क्योंकि रिसेंटली ब्रेकआउट होने के बाद ऑलरेडी चल चुका है, मतलब 100 पॉइंट चल चुका है। सो अभी रिजल्ट मिक्स्ड आया है, तो इसके चलते अभी देखिए रेजिस्टेंस जो है वो 1120 1130 के आसपास है, उससे पहले नहीं। फिलहाल यहाँ से भी 40-50 पॉइंट चल सकता है, तो मेरे ख्याल से पर्टिकुलर इस काउंटर को फिलहाल अवॉइड करना बेटर रहेगा। ठीक है, अवॉइड करें, फिलहाल इससे आप दूर रहें, ये ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। एक्जो नोबल सर पेंट साइड सेक्टर की कंपनी है, इसके कल नंबर्स आए, मुनाफा 0.3% नीचे आया, रेवेन्यू 5% बढ़े हैं, कामकाजी मुनाफा 1.5% नीचे आया, मार्जिन्स भी देखें तो 1% का फॉल ही यहाँ पे देखने को मिला है। तो बर्जर या फिर बाकी कंपनियों से कंपेयर करें, एशियन पेंट्स के नंबर भी हमने देखे, उनके मुकाबले देखें तो नंबर्स ऑन द वीकर साइड नज़र आ रहे हैं एक्जो नोबल के। इसके चार्ट्स क्या बता रहे हैं? देखिए ये बहुत टाइम से ना कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अप साइड में 3650 के आसपास एंड डाउन केस में 3340 के आसपास। तो एक रेंज ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं आएगा तो यहाँ पे चलेगा नहीं स्टॉक, और ये स्टॉक में एक्चुअली ट्रेडिंग करने वाला है नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव वाला स्टॉक है। तो अगर किसी को निवेश भी करना है तो नेक्स्ट आपको एक बार 2 से 3 साल का व्यू रखना है। देखिए सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3300 के आसपास सपोर्ट है, तो मुझे लगता है एक बार सपोर्ट के आसपास आएंगे तो उस टाइम पे बेटर होगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो एक बार ब्रेकआउट आने के बाद बहुत तेजी के साथ ऊपर आएगा। अभी फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। ठीक है, जेबी केमिकल्स के नंबर भी आए हैं, नंबर्स मार्जिनली पॉजिटिव हैं, 15.5% का मुनाफा ग्रो किया, 146 करोड़ के आसपास आया, रेवेन्यू भी 10% ग्रो किए, अबिड्डा में 14.5% की ग्रोथ है और मार्जिन्स में 90 बेसिस पॉइंट का उछाल है। तो ये तो ऐसा सिनेरियो है कि इस सिनेरियो में अगर किसी कंपनी के मार्जिन्स ग्रो होकर आते हैं तो बाजार उसको काफ़ी पॉजिटिवली ले रहा है। जेबी केमिकल में नंबर्स के बाद कुछ पॉजिटिविटी बन सकती है सर? देखिए मुझे लगता है अभी करंट लेवल से ही आप बाय करके जा सकते हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो नेक्स्ट 3 से 4 महीने के लिए, क्योंकि जो पैटर्न बनाया एक बेसिकली फ्लैग पैटर्न बनाता है वीकली टाइम फ्रेम में जेबी केमिकल। तो उसके बाद अभी जो सपोर्ट है मुझे लगता है यहाँ पे ही सपोर्ट लेना चाहिए। 1580 1575 के आसपास एक सपोर्ट था, तो वहाँ पे मेंटेन करके अभी ऊपर आ रहा है, ज्यादा ऊपर अभी नहीं आया है। तो मुझे लगता है एक फेयर वैल्यूएशन के साथ अभी ट्रेड हो रहा है। तो अगर किसी को लॉन्ग करना है करंट जोन्स के साथ आप लॉन्ग करके जा सकते हो। उस केस में 7 से 8 महीने के लिए आपका टारगेट होगा पहले 1750 का, और सेकंड जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1890 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 1900 के आसपास। तो आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। इस जोन पे आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, वो है 1430 का। ठीक है, परफेक्ट है। इक्लर्क्स सर्विसेज सर, इनके भी नंबर्स आए हैं कल, 17% मुनाफा ईयर ऑन ईयर ग्रो किया, रेवेन्यू भी 17% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं, 12% इनका कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 218.5 करोड़ रहा, मार्जिन में डिप है 24.3% आया, 25.5% वाला, लेकिन बाकी नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई फ्रेश खरीदारी के संकेत बन रहे हैं? सर लास्ट वीक ही एक ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2600 के ऊपर, तो अभी 2755 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी 2785 2795 में एक बहुत बड़े लेवल पे रेसिस्टेंस है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार 2800 के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट 300 400 पॉइंट पूरा फ्री मिल जाएगा। मतलब अगर 2800 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है उस केस में आप 3000 3100 के आसपास आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। फिलहाल एक बार देखना है 2800 के ऊपर क्लोजिंग आता है कि नहीं, एक बार आएंगे तो फिर जाके आपको बाय करना है।
मतलब वेट कर लें कि 2800 का लेवल पार करता है नहीं करता, वो पार हो गया उसके ऊपर टिकता है तो फिर 3100 तक भी जा सकता है। हिताची एनर्जी के नंबर्स बहुत सॉलिड हैं सर। 62% इनका मुनाफा ग्रो किया है, 11% रेवेन्यू ग्रो किए हैं, अबिडा में भी 31% की ग्रोथ है और मार्जिन भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास ग्रो किए हैं। तो हिताची एनर्जी के नंबर्स तो बहुत सॉलिड हैं सर। ये भी स्टॉक हालांकि ज़्यादा बड़े टिकट साइज़ वाला है, क्या इसमें कोई रुझान बन रहा है खरीदारी का? देखिए, डबल टॉप बनाया था चार्ट में वीकली पैटर्न्स में, उसके बाद लगातार अभी ब्रेकआउट भी आके बंद हुआ है, तो मुझे लगता है करेंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। नेक्स्ट जो रैली होगा ना सर, यहाँ से मिनिमम 4000 से 5000 पॉइंट का हो सकता है। मतलब आपका पहला टारगेट 19,000 और सेकंड टारगेट 22,000 के ऊपर हो सकता है। तो बेसिकली पैटर्न जब बनता है बहुत सालों सालों तक बनता है। तो अभी बेसिकली डबल टॉप बनाया था ऊपर, उसके बाद जाके अभी ब्रेकआउट आ रहा है, तो डेफिनेटली आप करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो। ऐसा चार्ट सर अभी तक जो सुबह से आपने शो किया उसके बाद ऐसे ही फास्ट चार्ट मिला हिताजी एनर्जी का, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है विद वॉल्यूम। मतलब अब तक का बेस्ट चार्ट है जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए। यस। ठीक है, एक वैस्कोन इंजीनियर्स का चार्ट भी देखिए सर। इनका मुनाफा 2 गुना ग्रो किया है, 16.8 करोड़ वाला 34.8 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू भी 66% ग्रो किए। अबिडा ऑलमोस्ट 90% की ग्रोथ दिखा रहा है और मार्जिन में भी 1% से ज़्यादा की बढ़त इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्लॉक की है। इन्होंने ये भी खबर दी है कि 5% स्टेक ये बेचेंगे एक्सेंट होटल्स में, सामी होटल्स को 45 करोड़ में। नंबर्स बहुत सॉलिड हैं सर। उस नंबर्स के दम पर कोई बड़ी तेज़ी की उम्मीद करके चलें आज? सर, पर्टिकुलर यही स्टॉक मैंने जिंदगी में पहली बार मेरा डीमैट अकाउंट पे बाय किया था जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था, और तब प्राइस था ऑलमोस्ट 30 के आसपास आई थिंक। सो बेसिकली देखिए अभी 45 के आसपास ट्रेड हो रहा है, नंबर भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि एक बार ना 49 तक जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कोई तो रेसिस्टेंस है नहीं। तो जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा 50 का टारगेट के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या अभी होगा? बात करते करते देखिए प्रोविजन क्लोजिंग आ रहा है ऑलमोस्ट 50 के आसपास। तो देखिए अभी फ्रेश बाय नहीं करना है। अगर इस केस में 11-12% के आसपास ऊपर क्लोजिंग अभी ओपनिंग ही होता है, तो उस केस में आपका बाय करने का इंटरडे और 1-2 दिन के लिए लेवल नहीं बनेंगे। तो एक बार 50 के आसपास रेसिस्टेंस है, 50 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, उसके बाद जाके डिसीजन लेना है। ठीक है, 50 पार करे उसके ऊपर टिके तो आप यहाँ पे फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इस बीच आपको बता दूं, जैसे आप बता भी रहे हैं सर कि प्री ओपन में मार्केट्स सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बाज़ार मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आपको कमज़ोर नज़र आएंगे। कल यूएस में मिक्स क्लोजिंग थी, कोई साफ संकेत नहीं दिख रहा, लेकिन कल हमारे जो आखिरी आधे घंटे में एक रनअप बना था या फिर जो खरीदारी का इंटरेस्ट बना था, उसके बाद आप देखिए आज फिर से एक मजबूती के साथ ओपनिंग जो है वो इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। 24,700 के आसपास मार्केट खुल सकता है, ऐसे इंडिकेशंस फिलहाल दिख रहे हैं, और 81,300 के पार सेंसेक्स में शुरुआत हो सकती है। और अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात, कि 50 पॉइंट के आसपास ये गेंस माफ़ कीजिए बैंक निफ्टी में भी देखने को मिले कल, जो कि 140 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो अच्छी ओपनिंग हो सकती है। अच्छी इसलिए क्योंकि जिस तरह से एशिया का रुझान है उसके विपरीत आज हमारे मार्केट्स हल्की ही सही लेकिन बढ़त के साथ खुलने के जो इंडिकेशंस हैं वो प्री ओपन में दे रहे हैं। तो सर 24,700 के आसपास निफ्टी अगर खुलता है तो नो ट्रेड जोन है, या तो 25,000 या फिर 24,200। देखिए, ये तो सर लंबे रेंज हो गया, तो मुझे लगता है आपको अगर मार्केट में कुछ करना है, हायर टाइम फ्रेम में सेल करके जाना है। 24,700 पे कुछ नहीं करना। अगर 24,800 से लेके 820 तक कभी मिलता है, तो आपको नेक्स्ट सीरीज का एक लॉट आपको निफ्टी सेल करके जाना है। मैं हायर लेवल पे इस मार्केट पे सेल करने में कंफर्टेबल हूँ, रादर देन बाइंग मुझे नहीं करना है अभी। तो फिलहाल निफ्टी के लिए मैं एक बार वेट करूंगा, अगर 100 पॉइंट ऊपर आता है तो उस केस में मैं सेल करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरा जो कन्विक्शन लेवल है बहुत हाई है। अगले हफ्ते का आप कह रहे हैं, जो अगली वीकली क्लोज एक्सपायरी नेक्स्ट है मंथ उसका? का निफ्टी का फ्यूचर लेके जाना है, इस मंथ का भी नहीं। तो फिर मेरे पास क्या होगा सर, मेरे पास एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना अभी हो जाएगा, और रिस्क भी ज्यादा नहीं होगा। 25,000 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 25,000 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 24,800 में अगर मैं सेल करता हूँ उस टाइम पे मेरे रिस्क हो जाएंगे 150-200 पॉइंट ही। अब लोअर टाइम फ्रेम में मैं नीचे डाउन साइड में फ्रेश, मुझे 500 से 600 पॉइंट भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है निफ्टी का, उसको मैं लेके कैरी करना पसंद करूंगा। हायर टाइम फ्रेम में मुझे सेल करना है। 24,300 से 24,200, अगर आप 500 से 600 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से 24,300 से 24,200 के टारगेट आप देख रहे हैं। यस। मतलब आप कह रहे हैं कि जून महीने का जो निफ्टी का फ्यूचर है उसे आप बेचिए,
अगर आपको 24,800 24,820 के आसपास मिलता है, उस केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,000, यानी कि 200 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया, और नीचे में 24,300 24,200 तक की जगह बनती है। यस सर। ठीक है, ओके। तो लेवल जो है बहुत ध्यान से नोट कीजिए आप। आज कुछ तकनीकी दिक्कत है जिस वजह से हम आपको नीचे बैंड्स पर ये सारे लेवल्स नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 24,800 24,820 ये लेवल्स नोट कर लीजिए, कागज़ पेन ले लीजिए, लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, मैसेज डाल लीजिए। खुद को लोग आजकल व्हाट्सएप पे ही मैसेज डाल लेते हैं, खुद को ही योरसेल्फ करके आता है एक ऑप्शन, तो उसमें डाल लीजिए 24,800 24,820 के आसपास मिले तो जून महीने का, अगले महीने का आपको जो फ्यूचर है, फ्यूचर्स कहना चाहिए वैसे, निफ्टी फ्यूचर्स, जून निफ्टी फ्यूचर्स आपको बेचना है। 25,000 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपका 24,300 24,200 के आसपास का, यानी कि 500 से 600 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बशर्ते हायर लेवल्स पे 24,800 के आसपास आप ये पोजीशंस इनिशिएट करते हैं। तो चलिए, ये बात होगी मार्केट्स की, कैसे आपको इनिशिएट करने हैं ट्रेड्स। लेकिन कुछ खबरों की ओर आ जाते हैं। सर, सबसे पहले एक वोडाफोन आइडिया पे आपकी राय दीजिए। वोडाफोन आइडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ कुछ सर्कल्स में ये अपना जो 5G लॉन्च है वो करते जा रहे हैं। आज यानी कि 15 मई की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली NCR में 5G सेवाएं लॉन्च करने जा रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि जितने भी प्रायोरिटी रीजन्स हैं, जो अहम इलाके हैं, 17 इलाके हैं इनके पास, वहाँ पे ये अगस्त तक 5G सेवाएं लॉन्च कर देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप जियो या फिर एयरटेल के मुकाबले देखें, इनकी जो 5G सेवाएं हैं उसके जो प्राइजेस हैं, जो दाम हैं, वो काफ़ी कंपैरेटिव नज़र आ रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया में सर इस न्यूज़ फ्लो के दम पर कोई तेज़ी की उम्मीद करके चलें आज? सर इससे भी बहुत बड़ा न्यूज आया था ना, गवर्नमेंट स्टेक ले रहा है, तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन 20% अपर सर्किट था, सेकंड डे ही नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल किसी को लेना ही नहीं है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा बहुत। तो टोटल इग्नोर करना है इस काउंटर को। दूर रहें बिल्कुल। यस। ठीक है, परफेक्ट है। SBI भी आपकी राय दीजिए सर। कल शाम को खबर आई कि 20 मई को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली, जिसमें ये फंड रेजिंग के ऊपर विचार करेंगे FY26 के लिए, यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें ये पब्लिक ऑफर या फिर जो अदर करेंसीज हैं उसके जरिए ये रकम जुटाएंगे। और बैंक की ओर से ये इंडिकेट किया गया है कि $3 अरब तक की जो रकम है ये जुटाना चाहते हैं इस वित्त वर्ष के लिए। तो SBI का चार्ट कैसा नज़र आ रहा है सर? कल बैंकिंग में हमने प्रेशर देखा था, PSU बैंकों में अगर रहना है किसी को तो क्या SBI खरीदें या फिर निजी बैंकों के साथ ही रहने की सलाह देंगे आप? नहीं सर, एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट थिंग है मुझे लगता है। देखिए अभी 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको बहुत जल्दी 815 820 यहाँ पे आते हुए दिखेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे आपको फ्रेश बाय करना है तो इस जोन पे नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में थोड़ा डीप आपको मिलेगा। उस केस में 780 775 इज अ वेरी गुड जोन फॉर एसबीआई बाइंग। और करेंट जोन पे आज के दिन के हिसाब से मुझे लगता है 815 820 आना चाहिए। 815 820 आज ही के सेशन में आता हुआ नज़र आ सकता है। इरडा पे क्या करना है सर? हालांकि इसकी खबर देख के मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई थी सर। जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ इन्होंने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दी है। कल शाम को ये खबर निकल के सामने आई। 510 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने दे रखा है जेंसोल इंजीनियरिंग को, और वो डिफ़ॉल्ट हुआ है, जिसके चलते इन्होंने ये अर्जी दाखिल की है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि इन्होंने देरी नहीं कर दी, मतलब बहुत टाइम से हम ये जानते हैं इस मामले को आए हुए, अब ये जाकर अर्जी दाखिल कर रहे हैं। कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं अगर आप समझते हैं, या फिर आपको भी लगता है कि देरी हो गई? मुझे लगता है सर थोड़ा लेट तो हुआ है। अब देखिए इनका तो बहुत बड़े लेवल पे एक लॉस हो रहा है, अभी 166 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक डीप आना चाहिए। और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको बेचना नहीं है अगर आपका होल्डिंग है तो। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसके चलते अगर कुछ खराब होता है तो उस जोन पे आपको एवरेज करने का सलाह दूंगा मैं। फिलहाल एक बार आज और कल के लिए अवॉइड करना बेटर रहेगा। एक बार देखने दीजिए कि कितना नीचे आता है। अच्छा। फिलहाल थोड़ा तो लेट हो गया है सर। ठीक है। कहाँ पे कंफर्टेबल होंगे सर अगर किसी को एवरेज करना है नीचे में तो? मुझे लगता है कि एक बार जो सपोर्ट है ना नेक्स्ट, जो मुझे लगता है एक बार 145 150 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे मैं एक बार बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा रादर देन 166 170। मुझे लगता है यहाँ से 20-30 पॉइंट इजीली नीचे आ जाएंगे, उस टाइम पे एक बार बाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। HUL पे आपकी राय दीजिए सर। इनका जो आइसक्रीम कारोबार है क्वालिटी वॉल्स इंडिया करके, उसके डीमर्जर को लेकर स्टॉक एक्सचेंज से इनको हरी झंडी मिल गई है, और इनका जो डीमर्जर है उसके लिए इन्होंने जो अर्जी दाखिल की थी उसके लिए NSE BSE ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। तो HUL के स्टॉक में क्या व्यू बन रहा है? अभी जो भाव है वो 2350 के आसपास है। इन लेवल्स पे कंफर्टेबल लग रहा है सर?
देखिए मुझे लगता है कि अभी 2350 के आसपास चल रहा है, और मुझे लगता है एक बार 2330 के आसपास सपोर्ट है। और आज अभी देखिए मार्केट भी ओपन हो चुका है, तो 2351 चल रहा है, तो मुझे लगता है एक बार अगर 2365 इसके ऊपर आता है तो बहुत जल्दी आपको 2370 से 2375 से लेके 2390 तक आने को मिल दिखेंगे आज और कल में। ठीक है, ओके, परफेक्ट। इस बीच मार्केट्स की जहाँ तक बात है तो 8 पॉइंट नीचे फिलहाल आपको निफ्टी नज़र आएगा। 24,660 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो जो शुरुआती टिक्स हमने देखे हैं निफ्टी पर, उसमें अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में जो ओपनिंग हुई थी हमारी 24,694 के आसपास, यानी कि हम मजबूती के साथ खुले थे और खुलते ही आप देखिए मार्केट में जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखा है। ये देखिए आपको जो चार्ट दिख रहा है, जहां हम खुले उसके बाद एक डिप आता हुआ दिखा है और वो डिप अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम 24,650 के भी नीचे फिसलते हुए देखें। फिलहाल 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट है जो कि निफ्टी में मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे फिलहाल दिख रही है। सेंसेक्स की जहाँ तक बात है तो 75 पॉइंट नीचे है 81,250 के आसपास, और 125 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी में भी फिलहाल जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि कुछ आईटी से सपोर्ट आ रहा है, हल्की फुल्की बढ़त वहां देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में कल हमने काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे थे, आज भी अगर आप देखेंगे जो शुरुआत है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को, हालांकि 1/4% के आसपास ही सही, लेकिन पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पर भी हमने आज के सेशन में बनती हुई देखी है। कुछ स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे नंबर्स का रिएक्शन है, टाटा पावर जिसके नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, 1% के आसपास, 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ इस स्टॉक में आज हमने जो कारोबार की शुरुआत है वो बनती हुई देखी है। आयशा मोटर्स की बात करें, इसका भी नंबर्स का रिएक्शन देखना होगा। आयशा मोटर्स में हम देख रहे हैं 1% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है। अपोलो टायर्स, इसके नंबर्स अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो नंबर्स आपको कमज़ोर नजर आएंगे, लेकिन 3% के आसपास की मजबूती के साथ इस स्टॉक में आज हम देख रहे हैं कि कारोबार की जो शुरुआत है वो फिलहाल देखने को मिली है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, इनके नंबर्स काफ़ी शानदार है, अनुमान से काफ़ी बेटर नंबर आता हुआ दिखा है। 1.1% के आसपास की बढ़त के साथ आज हम देख रहे हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी कारोबार की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिली है। पिरामल फार्मा, इनके नंबर्स भी अच्छे हैं, 1% की मजबूती के साथ ये भी स्टॉक खुलता हुआ दिखा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में हम देख रहे हैं कि आज एक खबर भी है जो उन्होंने लैंड खरीदी है चेन्नई में, जिसकी 1600 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है, और नंबर्स भी आए हैं जिसमें मुनाफा करीब 20% के आसपास ग्रो किया है। लेकिन स्टॉक आप देखिए 1% नीचे है, जैसा प्रदीप सर बता भी रहे थे कि स्टॉक चल चुका है पहले ही 1120 1130 के आसपास रेजिस्टेंस है, फिलहाल दूर रहना चाहिए, और कुछ वैसा ही रुझान आप देखिए इस स्टॉक में देखने को मिल भी रहा है। एक्जो नोबल, इसके भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद आप देखेंगे 1.5% नीचे है। इंडस्ट्री के मुकाबले नंबर्स देखें तो आपको थोड़ा सा वीकर साइड पर नजर आएंगे, लेकिन जेबी केमिकल्स, ये नंबर अच्छा आता हुआ दिखा है, 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ इस स्टॉक में भी हमने शुरुआत पॉजिटिव साइड पर बनती हुई देखी है। बाजार कमजोर है, इस वजह से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन ई क्लर्क्स का स्टॉक है, देखिए ये 17% इनका मुनाफा ग्रो किया, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 3000 का लेवल पार होता हुआ देखा, करीब 10% के आसपास का जो अपमूव है वो ई क्लर्क्स के स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स के बाद ई क्लर्क्स एक स्टॉक है जो कि सबसे ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता हुआ आज के सेशन में दिख रहा है। इसके अलावा वैस्कॉन इंजीनियर्स जिसका 2 गुना के आसपास मुनाफा हुआ है, इस स्टॉक में भी आप देखें तो 9% का अपमूव है। जैसे प्रदीप जी बता भी रहे थे कि 50 तक ये स्टॉक जा सकता है, 49.98 रुपये ये आज का हाई है, तो वहीं से आप देखिए स्टॉक घूमता हुआ दिखा है, तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर था ये स्टॉक का, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखा है, लेकिन नंबर्स इतने सॉलिड हैं कि अभी भी आपको इस स्टॉक में करीब करीब 9% के आसपास की तेज़ी बनी हुई नजर आएगी। तो ये हो गए नतीजों के रिएक्शन। वोडाफोन आइडिया जिसने दिल्ली एनसीआर रीजन में अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च की है, उसका रिएक्शन आज 0.5% के आसपास की पॉजिटिविटी के रूप में वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिल रहा है। एसबीआई का भी स्टॉक देख लेते हैं, जहां पे इन्होंने बोला है कि ये $3 बिलियन तक का पैसा रेस करना चाहते हैं। आज देखिए 1/4% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। इरडा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इरडा ने थोड़ी सी देरी कर दी, आई थिंक ये जो प्रोसेस है इनिशिएट करने में। इरडा के स्टॉक में आप देखिए 0.5% के आसपास की कमजोरी के साथ आज हम देख रहे हैं कि जो कारोबार की शुरुआत है वो देखने को मिली। लेकिन कल का स्टार परफॉर्मर था GRSE, जैसे हमने आपको बताया भी था, कल नंबर्स आए थे, 2 गुना इनका मुनाफा हुआ, उसका इंपैक्ट आप देखिए स्टॉक में आज के सेशन में भी देखने को मिल रहा है। GRSE का स्टॉक आज भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और गेनर्स की बात करें जहां पे आज काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, ई क्लर्क्स तो है ही है जो कि नंबर्स पे पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। श्री रेणुका शुगर, कल भी हमने देखा था शुगर एज अ पैक में पॉजिटिव साइड पे रुझान बनता हुआ दिखा था। 2-3 कंपनियों के नंबर्स जो आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि इस बार नंबर्स शायद स्ट्रांग रह सकते हैं। स्टॉक देखिए श्री रेणुका शुगर का 4.25% ऊपर है, 5% जेन टेक्नोलॉजीज में भी आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं।
रेमंड में हम देख रहे हैं कि आज 5% का अप मूव है। कल एक एडजस्टमेंट हुआ था, इनके रियल एस्टेट कारोबार का डीमर्जर हुआ था, उसके बाद आज आप देखिए स्टॉक में 5% की मजबूती दिखेगी। लिंडे इंडिया ये भी 4% ऊपर आपको दिखेगा। कोचिन शिपयार्ड जीआरएससी के नंबर्स आने के बाद से कोचिन शिपयार्ड में भी मूव काफ़ी अच्छा है, आज भी 3.5% ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अपार इंडस्ट्रीज, आई थिंक इसके भी कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, 4% से ज़्यादा की मजबूती इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। मुथूट फाइनेंस, आई थिंक नंबर्स का रिएक्शन यहाँ पे भी 4.5% कमजोर है। ये गोदरेज इंडस्ट्रीज 2% की कमजोरी यहाँ देखने को मिली है। सेजिलिटी इंडिया 2% नीचे है। इसके अलावा किर्लोस्कर ब्रदर्स यहाँ पे 2.25% की कमजोरी के साथ आज कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। दालमिया भारत, इसने आज अपना बना दिया है नया रिकॉर्ड हाई लेवल 2075 का। इसके अलावा बीईएल कल 340 का ऑल टाइम हाई छुआ था, आज भी 340-95 तक गया था। उसके बाद थोड़ी सी जो हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है वो हमने बनती हुई दिखी है। एस्टर डीएम हेल्थकेयर, जेके सीमेंट, एपीएल अपोलो, सोलार इंडस्ट्रीज और ऑथम इन्वेस्टमेंट जो कि एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हुआ है, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज अपने 52 वीक हाई लेवल्स टच किए हैं, जहां पे ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल भी रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि फिर से जो डिफेंस साइड के कुछ स्टॉक्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, जिसमें जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे मजगांव डॉक भी 1% ऊपर है। टेक्समैको रेल में 3.5% का आप मूव है। कल कुछ रेलवे एज अ पैक वाले स्टॉक्स भी देखें तो काफ़ी अच्छे मूव करते हुए दिखे थे। इन्वेंचुरस नॉलेज ये 2% से ज़्यादा मजबूत है। इरकॉन इंटरनेशनल में भी 3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, एक बार अगर हम डिफेंस और रेलवे से ही शुरुआत कर लें, जहाँ पे हमने कल भी अच्छा मूव देखा था, आज भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में अगर किसी को रहना है या फिर व्यू बनाना है, अभी आप क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सर, एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एक काउंटर है ब्लैक बुक करके, तो अभी 470 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है। सो एम आई ऑडिबल सर? यस यस, ब्लैक बुक या ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बुक करके। चल, इसका नाम पहले तो कभी नहीं सुना। यस, ब्लैक बुक करके एक स्टॉक है, यहाँ पे अभी ब्रेकआउट आया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाई करके जाना जाना चाहिए। फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है 470 के आसपास। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम नहीं है फिलहाल, जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम चलता है तो थोड़ा कम वॉल्यूम है, तो इसीलिए थोड़ा कम लेके जाना है। फिलहाल अभी चल रहा है 470 के आसपास। मुझे लगता है आज का जो पहला टारगेट होना चाहिए वो है 478, और सेकंड टारगेट होगा 485 के आसपास। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है, वो रहेगा 452 के आसपास। 452 इज योर स्टॉप लॉस, और 485 जो है लास्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सर, डिफेंस स्टॉक्स को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है, खासतौर पे जो शिपिंग साइड ऑफ द आइडियाज़ हैं? जीआरएससी के नंबर्स आए, उसके बाद से कोचिन शिपयार्ड भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत ट्रेड कर रहा है। कोई शिपयार्ड का स्टॉक जो आपको पसंद हो, या फिर बहुत ज़्यादा मूव आ चुका है, आप कहेंगे मुनाफा वसूल कर लेनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है लास्ट 2-3 दिन से चल रहा है ऑलरेडी डिफेंस काउंटर। आप देखिए, परास डिफेंस देखिए, बेल को देखिए, तो लगातार डिफेंस सेक्टर चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे सबको अभी प्रॉफिट बुक करना सही सही रहेगा। फ्रेश एंट्री तो इस जोन पे नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट प्रॉफिट बुक आएंगे उस टाइम पे हो सकता है इतना जल्दी आ जाए कि आपको मौका ही ना मिले प्रॉफिट बुक करने का। तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कीजिए, ऐसा तो नहीं होगा चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे। तो एक बार नीचे आएंगे तो बाई ऑन डीप रखना है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना है। ठीक है, तो डिफेंस शेयरों में आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। सर, एक वेंट इंडिया करके है, WENDT, इसका ना आज से OFS खुला है, और प्रमोटर है इनका वेंट GmbH करके, ये जर्मनी की कंपनी है। 37.5% स्टेक बेच रहे हैं सर। इसमें 7.5% का एक ग्रीन शू ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि 30% स्टेक ये बेच रहे हैं, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर 7.5% का एक जो ग्रीन शू ऑप्शन यानी कि जो विकल्प है ये मौजूद रहेगा इनके पास। फ्लोर प्राइस 6,500 प्रति शेयर है। कल की प्राइस से देखेंगे तो 38% के डिस्काउंट पर है। तो OFS के जरिए कुछ 490 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, और कल से यानी कि 16 मई से इसका जो OFS है वो रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस जो आया है सर वो 38% डिस्काउंट पर आता हुआ दिखा है। मैं एक बार इसका प्राइस भी चेक कर लेता हूँ कि आज कितना नीचे। सर देखिए, ऑलमोस्ट 17% का फॉल है। पहले तो सर ये बताइए कि स्टॉक में क्या करना है, और जब रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा इतने डिस्काउंट पर जो 6,500 का प्राइस आया है, क्या किसी को सब्सक्राइब करना चाहिए? आप क्या राय देंगे?
देखिए मुझे लगता है एक बार अवॉइड करना बेटर रहेगा इस मार्केट में। और सेकंड थिंग देखिए, जो प्राइस आया है ये एडजस्ट अभी हुआ नहीं है, तो दो एक दिन दे दीजिए। मैं बहुत इसमें जल्दबाजी नहीं करता हूँ। जैसे ऐसे कोई न्यूज़ आता है तो इस केस में मैं एक बार दो दिन का वेट करता हूँ कि उसके बाद नेक्स्ट क्या मूव होता है, मैं उसको देखता हूँ। तो एक बार बेटर रहेगा आप एक बार वेट कीजिए, क्योंकि जो अभी प्राइस दिखा रहा है एडजस्टेड प्राइस नहीं है। एक बार वेट कीजिए तो उसमें बेटर रहेगा। ठीक है सर, जेनेसिस इंटरनेशनल ये स्टॉक अगर आप ट्रैक करते हो या फिर आपके रडार पे रहता हो, कल इनका क्यूआईपी लॉन्च हुआ है और क्यूआईपी की जो फ्लोर प्राइस है वो 665 रुपये 60 पैसे का तय किया गया। कल की क्लोजिंग 726 रुपये 75 पैसे की थी, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पर इनका ये जो क्यूआईपी है वो लॉन्च किया गया है। स्टॉक आज नेगेटिवली रिएक्ट कर भी रहा है, 2% नीचे है। इस स्टॉक को लेकर आपका क्या व्यू होगा, जेनेसिस इंटरनेशनल? यस, मुझे लगता है इसमें अभी हमें जैसे कि देखा कि 700 के ऊपर आया था, एक मोमेंटम बना, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, ज्यादा स्पीड से चलता नहीं है। मतलब आप दिन भर देखेंगे कि ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं होता इसमें। अच्छा। तो चार्ट तो ठीक है, मुझे लगता है एक बार 730 से लेके 750 तक जाना चाहिए, होल्ड करके जाना है जिनके पास है, लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, शिल्पा मेडिकेयर सर, इसमें आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खबर आई है, उसका मूव देखने को मिल भी रहा है, स्टॉक के ऊपर असर दिख भी रहा है। 2.5% के आसपास की मजबूती है। इनकी सब्सिडरी है शिल्पा फार्मा लाइफ साइंसेज, जिसकी यूनिट 1 को EIR यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है US FDA से, और उन्होंने इस फैसिलिटी को VAI यानी कि वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड का दर्जा दे दिया है, यानी कि क्लीन चिट आप कह सकते हैं। उसका रिएक्शन आप देखिए पॉजिटिव साइड पर दिख भी रहा है। 3 से 7 मार्च के दौरान ये जो यूनिट 1 है इनकी सब्सिडरी की, उसकी जांच हुई थी और उसके बाद अब ये क्लीन चिट आना, स्टॉक उसके लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख भी रहा है। शिल्पा मेडिकेयर में सर और तेजी बढ़ सकती है, ये 713 के आसपास है। एक समय 950 का लेवल भी हमने देखा था, तो करेक्टेड लेवल्स पे है। अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर? देखिए 5 मिनट के कैंडल पे ब्रेकआउट आया है, इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 695 का। और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 725 एंड सेकंड टारगेट 735 आना चाहिए। तो एक बार होल्ड करके जाना है। फ्रेश बाय भी यहाँ पे आप कर सकते हो। फ्रेश बाय अगर कभी भी आपको 708 710 मिले तो उस टाइम पे कर लीजिए। हम्म। आपको एक बार यहाँ पे 695 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आज ही पॉसिबिलिटीज है 725 आना। ठीक है, ओके, परफेक्ट है सर। आज ही 726 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में आ सकते हैं। इन्फोसिस और IT स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए सर। जापान की इनकी जेवी है HIPUS, हिपुस के नाम से, जिसको ये हिस्सा बिक्री करना चाह रहे थे, उसमें इन्हीं के नेतृत्व में ये जेवी कंपनी बनाई गई थी और अब इन्होंने जो हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया है उसको पूरी कर लिया है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ को जेवी में हिस्सेदारी बेची गई है कंपनी की ओर से। ½ % नीचे है सर। थोड़ा IT स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं कि हल्की फुल्की प्रेशर देखने को मिल रहा है, 37,800 के आसपास। अच्छा खासा रनअप हो चुका है सर लोअर लेवल से IT स्टॉक्स में। आप अपने क्लाइंट्स को क्या बता रहे हैं कि इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या कोई ऐसा स्टॉक अभी भी दिख रहा है जहाँ पे ब्रेकआउट है, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, कोई मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक IT पैक से? देखिए बेसिकली मुझे आईटी सेक्टर को लेके ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार निफ्टी आईटी बहुत नीचे आ गया था। ऑल टाइम जो हाई है वो ऑल टाइम हाई से 32% 35% नीचे आ गया था। तो उसके बाद अभी रिकवरी मूड में है। हो सकता है कि आज थोड़ा नहीं चल रहा है, आज थोड़ा खराब है, लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है इन्फोसिस अच्छा कंपनी, इन्फोसिस TCS विप्रो, मैं तीनों में ही बेट लगाना चाहूंगा। और देखिए एक दो दिन का लिए नहीं है, एटलीस्ट अगर आप 2 से 3 महीने का भी व्यू रखते हो ना, तो यहाँ से डेफिनेटली डिफेंस ने पैसा बना के दिया, बैंक थोड़ा टाइम में बैंक ने पैसा बना के दिया। तो अभी आईटी चला नहीं था, तो अभी आईटी चलेंगे। तो एक बार वेट करके जाना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है। ठीक है, ओके। इस बीच हम हॉट स्टॉक्स की और बड़े जो कि हमारा खास सेगमेंट है उससे पहले ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक्स आए हैं वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि नतीजे भारी मात्रा में कई कंपनियों के आ रहे हैं, तो उसके बाद ब्रोकर्स अपनी जो राय है वो इनिशिएट कर रहे हैं। आयशा मोटर्स, इस पर सिटी की बाय रेटिंग आई है, 6,200 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स आए हैं कल, उसके बाद जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है और 2,660 रुपये का टारगेट दिया है। लुपिन के नंबर्स के बाद मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को मेंटेन किया है, 2,515 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। HCL के नंबर्स अच्छे आए थे, नंबर्स के बाद रिएक्शन भी पॉजिटिव था। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग और 5,040 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया। श्री सीमेंट के नंबर्स कल मार्केट आज के दौरान आए थे, थोड़े नंबर हल्के रहे थे, लेकिन नोमुरा ने अभी भी बाय रेटिंग को मेंटेन किया है। 34,000 रुपये का जो टारगेट है वो इनफैक्ट श्री सीमेंट पर नोमुरा की ओर से देखने को मिला है। तो HCL, इसके नंबर्स ठीक थे, इसके बाद पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है। आयशर मोटर्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुथूट फाइनेंस में सर जेफरीज ने 2,660 रुपये का टारगेट दिया है। कल नंबर्स आए हैं इसके मुथूट फाइनेंस के,
क्या आप इत्तेफाक रखते हैं सर? 2660 तक की अपसाइड दिख रही है, आज नंबर्स के बाद 3.5% कमजोर है ये। देखिए मुथूट फाइनेंस अभी 2178 के आसपास चल रहा है, एक फ्रेश चार्ट में ब्रेकडाउन आया हुआ है। तो मुझे लगता है ये जो ब्रेकडाउन है थोड़ा कंटिन्यू होंगे। और नेक्स्ट जो टारगेट अभी बन रहा है वो है 2150 का, और सेकंड टारगेट है 2130 का। तो अभी सेल करके जाना है, करंट जोन से भी आप सेल करके जा सकते हो इस काउंटर को। फिलहाल इस जोन पे तो नहीं बाई करना है, थोड़ा नीचे अगर आप आते हो उस टाइम पे बाई करके जा सकते हो। अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि लास्ट 5 मिनट का कैंडल मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर अभी आया है। तो जिनके पास है, आप 2215 के एक 2215 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप सेल करके जा सकते हो पर्टिकुलर इस जोन को। 2215 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मुथूट फाइनेंस में आप शॉर्ट पोजीशंस बना के चल सकते हैं, यानी कि मंदी करके चलिए, स्टॉक और नीचे यहाँ पे जा सकता है। क्या टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं सर? सर मुझे लगता है पहला टारगेट होगा कि 2150। देखिए बात करते करते भी 5 रुपया नीचे आ गया, फ्रेश ब्रेकडाउन चल रहा है। तो मुझे लगता है 2150 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट होगा अभी 2130 के आसपास। तो जैसे ही आपको यहाँ पे थोड़ा 20-30 पॉइंट मिले नीचे, प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड है। 2150 2130 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, तो काफ़ी क्विकली आपको ये ट्रेड इनिशिएट करके इसमें से निकलना भी है, एग्जिट भी है। छोटा मुनाफा लेके आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ब्रेकडाउन हुआ है, उसका फ़ायदा आपको शॉर्ट पोजीशन बना के करना चाहिए। सर बाजार जैसे मैंने कहा था शो की शुरुआत में, दिशा की तलाश में है, एक नया ट्रिगर ढूंढ रहा है कि कहाँ से बाजार में एक ट्रिगर आता हुआ दिख सकता है। उसमें आज ना एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली है इस्तांबुल में ही, रशिया और यूक्रेन के अधिकारियों को लेकर सीज फायर का एक जो ऐलान है, या फिर इसके ऊपर बातचीत होने वाली, क्या इस पर सहमति बनती नहीं बनती, ये एक बड़ा ट्रिगर है जिसके ऊपर बाजार खास तौर पे फोकस करेगा। अगर मान लीजिए सर, से फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकली आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये सीज फायर हो जाता है, रशिया यूक्रेन के बीच में जंग रोकने की या फिर जो युद्ध है उसके विराम को लेकर सहमति बन जाती है, कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है? हाँ, देखिए सर, स्पेसिफिक ऐसा तो कोई स्टॉक अभी रडार में है नहीं। फिलहाल इसमें लेके एक स्टॉक है जो मुझे लगता है वो है आइडिया फोर्स करके। आइडिया फोर्स एक कंपनी है जो डिफेंस बनाता है। तो बेसिकली आप देखेंगे लगातार ना, लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी चल चुका है। प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हुआ, अब प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हो रहा है। और अभी मुझे लगता है कि 538 के आसपास चल रहा है। पर्टिकुलर एक कंपनी ड्रोन बनाता है। तो मुझे लगता है कि अभी 538 जो चल रहा है, एक न्यू हाई पॉसिबिलिटीज है। पहला टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 565, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 585 के अराउंड। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, आपको 515 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करके जाना है। ठीक है, तो 565 और 585 ये आपके टारगेट हो गए, और 515 का स्टॉप लॉस। यस। तो मान के चले सर, ये आपकी पिक्स में मैं शामिल कर लूँ, या कोई और भी स्टॉक्स हैं जो आप पिक्स के तौर पर बताना चाहेंगे? सर मैं अभी चार्ट में बहुत सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चल रहा है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा थोड़ा टाइम में। ठीक है। और देखिए मुथूट फाइनेंस का जो मैंने कॉल दिया था, अभी पहला टारगेट अचीव हो चुका है। अरे वाह। और मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और सेकंड टारगेट के लिए एक बार वेट करना चाहिए। 2159 का लेवल है, 2142 का लो स्टॉक ने टच किया है, तो आपको 2150 2130 तक की बात की गई। तो जो पहला टारगेट है वो देखिए बातचीत करते करते आ भी गया है। तो अगर आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, अगर आप स्मार्ट मूवर हैं, बहुत जल्दी ट्रेड कर लेते हैं, तो आपने थोड़ा पैसा इसमें बना भी लिया होगा, और पहला टारगेट आ भी चुका है। तो उस लिहाज से आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और उसको एंजॉय भी कीजिए। चलिए, इस बीच अच्छा समय है हमारा जो खास सेगमेंट है हॉट स्टॉक्स, उसकी ओर बढ़ने का। सर कल हमने देखा था कि अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड्स के जो खरीदारी बिकवाली के आंकड़े हैं वो निकल के सामने आए, जिसमें कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं जहां पे उन्होंने खरीदारी या फिर बिकवाली करी है, वो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हम आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और देखना ये चाहते हैं या फिर ये समझना चाह रहे हैं कि क्या उस बेसिस पर जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने खरीदारी बिकवाली करी है, क्या हम भी कोई पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, कोई मौके नज़र आ रहे हैं। तो एफआईएस के अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी अप्रैल में जमकर खरीदारी करी है। करीब 17,000 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर से खरीदे गए हैं। एफआईएस म्यूचुअल फंड्स की जो खरीदारी हमने अप्रैल महीने में देखी थी, उसकी बदौलत सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही आप देखें तो 4-4% की मजबूती के साथ अप्रैल महीने में बंद हुए थे। कुछ बड़े नाम जो कि खरीदारी बिकवाली के तौर पर जिनमें बड़ी एक्टिविटी होती हुई दिखी अप्रैल के महीने में, उसमें पेटीएम शामिल है, बीएससी शामिल है, नैल्को,
कोफोर्ज और वोल्टास के नाम शामिल हैं। अब समझते हैं कि इनमें से कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे खरीदारी की गई है या फिर पोजीशंस ऐड ऑन की गई हैं, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे बिकवाली की गई है या फिर अपनी पोजीशंस म्यूचुअल फंड्स की ओर से हल्की की गई है, और उसके दम पर क्या हमारे लिए भी कोई संकेत दिख रहे हैं। सबसे पहले मिड कैप्स की बात कर लेते हैं। मिड कैप्स में देखें तो सर कोफोर्ज, कोलगेट पामोलिव और पीआई इंडस्ट्रीज और परसिस्टेंट सिस्टम्स, इसके साथ साथ लुपिन, ये कुछ 5 नाम हैं जहां पर म्यूचुअल फंड्स की ओर से अप्रैल के महीने में खरीदारी की गई है। खासतौर पे लुपिन की बात करें तो 30 लाख एडिशनल शेयर, करीब 600 करोड़ रुपए की रकम में म्यूचुअल फंड्स की ओर से अप्रैल महीने में लुपिन के खरीदे गए हैं। दूसरा नाम है कोफोर्ज का, जहां पे करीब 20 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, 1500 करोड़ रुपए के आसपास की इन्फ्यूजन कोफोर्ज में भी किए गए हैं। और परसिस्टेंट सिस्टम, अभी हम थोड़ी देर पहले आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो मिड कैप आईटी से एक कोफोर्ज और दूसरा परसिस्टेंट सिस्टम, जहां पे 700 करोड़ रुपए की खरीदारी म्यूचुअल फंड्स की ओर से अप्रैल के महीने में की गई है। तो पहले अगर खरीदारी के नंबर्स ही देखें, लुपिन के साथ साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। लुपिन में 30 लाख शेयरों की जो एडिशनल खरीदारी है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर से अप्रैल महीने में की गई है। लुपिन के चार्ट क्या बता रहे हैं सर? क्या अभी और अपमूव बाकी है, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने के मौके हैं? सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ यस, देखिए जो लास्ट टाइम ब्रेकआउट आया था ना, ब्रेकआउट के बाद अभी सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो अभी एक बार 2100 के ऊपर जो क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आज अगर 2100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में यहाँ पे एक मोमेंटम हमें आते हुए दिखेंगे। और लगातार बहुत दिन से ही बहुत पिट गया है ऑलरेडी फार्मा काउंटर्स, तो इसमें से लुपिन भी एक काउंटर है। तो एक बार यहाँ पे 2100 के लिए वेट करना चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आएंगे तो उस टाइम पे हमें बाई करना सही रहेगा। तो क्या टारगेट आप देखते हैं उस केस में सर, अगर 2100 पार हो टू गया तो? वन डबल जीरो के ऊपर अगर चलता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि 2130 पहला टारगेट होना चाहिए, सेकंड टारगेट होना चाहिए 2165। तो ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से रहेगा। 2165 के टारगेट के लिए अबव 2100 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएंगे तो बाय करना बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इस केस में सर रहेगा 2064। 2064 का स्टॉप लॉस। 2100 पार होने पर आप लुपिन में पोजीशंस ऐड कीजिए। 2130, 2165 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स की ओर से बड़े पैमाने पर यहां पर शेयर खरीदे गए हैं। सर आईटी की बात हम कर रहे थे, इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको कोफोर्ज और जो परसिस्टेंट सिस्टम है वो भी नजर आएंगे। 20 लाख शेयर 1500 करोड़ में कोफोर्ज के खरीदे गए हैं, और परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी करीब करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी म्यूचुअल फंड्स की ओर से की गई है। अगर सर किसी को रहना ही है, से फॉर एग्जांपल किसी को मिड कैप आईटी पसंद है, तो क्या कोफोर्ज और परसिस्टेंट अभी भी खरीदारी की जा सकती है या फिर लेट हो गया? नहीं नहीं सर, डेफिनेटली आप अभी भी बाई करके चल सकते हो, क्योंकि फ्रेश मैं यहाँ से 30% अपसाइड देखता हूँ, क्योंकि जो नीचे गिरा है आईटी इंडेक्स ओवरऑल, तो मुझे लगता है दोनों काउंटर ही अभी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। अभी 8517 के आसपास चल रहा है कोफोर्स, एंड 5640 के ऊपर ब्रेकआउट आया था परसिस्टेंस में। तो मुझे लगता है दोनों काउंटर ही बढ़िया है, आप लेके चल सकते हो, लेकिन ये ट्रेड करने वाला स्टॉक नहीं है। आपको मिनिमम 3 से 4 महीने का एक पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब दोनों में आप कह रहे हैं कि 20 से 30% की अपसाइड, बशर्ते आप 3 से 4 महीने का व्यू लेते हैं तो? यस। ओके, परफेक्ट है। तो 3 से 4 महीने का व्यू लेके दोनों में फ्रेश खरीदारी कर लें सर, डिप्स का भी वेट ना करें। अब फ्रेश बाय भी आप करके चल सकते हो। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये तो बात होगी उन मिड सर कैप शेयरों एक की कॉल देना चाहता हूँ, एक काउंटर पे ब्रेकआउट आया है। प्लीज प्लीज। सर ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी है, अभी 830 832 के आसपास चल रहा है। देखिए लगातार जो लास्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आने के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी 832 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे लास्ट 10 मिनट पे भी ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इमीडिएट लेवल पे बाई करके चलना चाहिए। आपका आज का दिन का टारगेट होगा 845 और सेकंड टारगेट होगा, अगर आप एक हफ्ते का टाइम देते हो तो 855 भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे बाई करके चलना है करंट सीएमपी से। इस केस में आपका स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है, वो रहेगा 806 के आसपास आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 855 टारगेट के लिए आपको एक बार होल्ड करके जाना है। ओके, तो ब्लू जेट ये आप कह रहे हैं कि खरीदारी का रुझान बन रहा है। BLUEJET, अगर आप ये चार्ट दिखा सकें, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा पीसीआर टीम में कि ये स्टॉक अगर आप दिखा पाएँ तो 832 के आसपास सर कह रहे हैं
कि आप ब्लू जेट को खरीदिए। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, यही चार्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ब्लू जेट हेल्थ केयर 832 के आसपास खरीदिए और 845 855 के टारगेट हैं, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका बनता है वो 806 रुपये के आसपास का बनता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मुथूट फाइनेंस इससे विपरीत बेचने की राय दी गई थी, और देखिए पहला टारगेट जो है वो मुथूट फाइनेंस का अचीव होता हुआ दिखा भी है। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 8% हालांकि ऊपर है, लेकिन स्टॉप लॉस स्टिक लगा लीजिए 806 के आसपास का। 845 855 तक जाने की जो गुंजाइश है वो स्टॉक में नजर आ रही है। अब वापस अगर हॉट स्टॉक्स की ओर आए सर, तो हमने टॉप मिड कैप बाइस तो डिस्कस कर लिए, टॉप मिड कैप लूजर्स की बात करें या फिर जो सेल साइड्स के आइडियाज़ जो कि म्यूचुअल फंड्स की ओर से अपनाए गए, उसमें वोल्टास है, मैक्स हेल्थ केयर है, पेटीएम है, इन्फो एज और एम फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। वोल्टास में सबसे पहले अगर इसी की बात कर लें तो करीब 70 लाख शेयर 900 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। शेयर 15% से ज़्यादा टूटता हुआ भी दिखा है। तो वोल्टास के शेयर में सर जो बिकवाली हुई है म्यूचुअल फंड्स की ओर से और जो गिरावट हो चुकी है शेयर में, क्या इन लेवल्स पर आप लॉन्ग करने की राय देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी 1260 के आसपास चल रहा है, तो बेसिकली एक रेसिस्टेंस है। अब इस जोन पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाई करने के लिए, तो मुझे लगता है एक बार वेट करके जाना बेटर रहेगा। 1230 से लेके 1240 कभी भी आता है, तो उस केस में आप एक बार बाई करके जाइए। फिलहाल आज डे के लिए भी मोमेंटम इतना हाई नहीं है, तो एक बार आज के लिए अवॉइड करके जाइए, इतना अभी मोमेंटम नहीं आएगा स्टॉक में। ठीक है, मतलब खरीदारी करने के लिए आप डिप्स का वेट कर लीजिए 1230 1240 के आसपास। 2 महीने से लगातार सर पेटीएम के शेयर में मंथली बेसिस पर बढ़त थी, और उसका फायदा म्यूचुअल फंड्स ने लिया। अप्रैल के महीने में उन्होंने अपनी जो तेजी की पोजीशंस हैं उनको बनाया है। पेटीएम के शेयर में उन्होंने करी है मुनाफा वसूली। 1.2 करोड़ शेयर, ऑलमोस्ट 12 मिलियन शेयर हैं जो कि ये म्यूचुअल फंड्स की ओर से बेचे गए हैं। 1000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम में ये बेचे गए हैं। तो पेटीएम में सर म्यूचुअल फंड्स ने जो बिकवाली करी है उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक पर देखा भी है। स्टॉक हल्का हुआ भी हाई लेवल से। क्या इन लेवल्स पर अब खरीदारी करने के मौके हैं? देखिए, पेटीएम ने एक्चुअल में इस वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि लगातार देखिए बहुत टाइम से वही 900 का जोन, 950 का जोन, और लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि वही 700 का जोन, इसके अंदर ना फंसा हुआ है पेटीएम। तो बहुत सारे जो कंप्लाइंस प्रॉब्लम थे वो भी धीरे धीरे सॉल्व होता गया। एंड रिसेंटली तो पेटीएम को सेबी से रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस भी मिला है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये एक लंबे रेस का घोड़ा होगा फ्यूचर में। फिलहाल इसको अभी अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट कुछ दिन चला, उसके बाद 10% का एक नेगेटिव फॉल भी आया था, और अभी 845 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो जिनके पास है होल्ड कीजिए, फ्रेश यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ अल्टीमेटली रिटर्न नहीं बन के दे रहा है। और जब आईपीओ आया था 2000 में, आप देखिए उसके बाद से तो चला ही नहीं है, और अभी एक रेंज बाउंड के अंदर ही फंसा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि होल्ड करें। अगर किसी को फ्रेश खरीदना है तो क्या डिप्स का वेट करें, गिरावट का नीचे में? देखिए, फ्रेश अभी डिप्स में नहीं लेना है। एट लीस्ट 1200 के ऊपर आ जाए, क्लोजिंग दे दे, यहाँ से बहुत दूर है। उसके बाद जाके ना आपको यहाँ पे एक नया जमाना खुल जाएगा, तो एक नया दौर स्टार्ट हो जाएगा पेटीएम का। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता और भी 2 साल वेट करना पड़े। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रहा है वहां पे आप ट्रेड लीजिए। इस काउंटर को अभी फिलहाल अवॉइड करना बेटर रहेगा, एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं फिर वहाँ मैं आपसे पूछूंगा सर कौन से वो स्टॉक्स हैं। कुछ एक स्टॉक्स आप ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे स्मॉल कैप स्टॉक्स जो कि म्यूचुअल फंड्स के रडार पर हैं, जहाँ उन्होंने खरीदारी करी और बिकवाली करी है, वो भी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। पहले ज़रा खरीदारी वाले स्टॉक्स देखिए। बीएससी टॉप ऑफ द चार्ट्स है सर, ये स्टॉक जो कि लैप अप किया गया है म्यूचुअल फंड्स की ओर से। इसके अलावा एनबीसीसी, सायंट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज तो आज भी चल रहा है, नतीजों का इम्पैक्ट है। तो कोटक, एक्सिस और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें आप बीएससी को पाएंगे। और स्टॉक आप देखिए नए रिकॉर्ड हाइस लगातार टच कर रहा है। कल भी आई थिंक 7300 के पार जाकर क्लोजिंग स्टॉक में बनती हुई दिखी थी। तो पहले सर अगर हम बीएससी की ही बात कर लें, रिकॉर्ड हाइस के आसपास है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, हर डिप्स पे बाय किए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के रडार पे स्टॉक है, खरीदारी हो रही है। आपकी क्या राय होगी सर? 2% का फॉल है आज 7200 के आसपास। हर डिप पे इसको खरीदारी करनी चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा रन अप हो चुका है? देखिए, एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था चार्ट में, ब्रेकआउट के बाद अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है एक बार अगर आपको करना है तो एक बार वेट करना चाहिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 6800 6700 एक बढ़िया रेंज है, ब्रेकआउट जोन ही है, रिट्रेस्ट होने वाला है। तो रिट्रेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। फिलहाल जिनके पास है होल्ड कीजिए, फ्रेश अभी मोमेंटम बाकी है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 8000 एंड 8500 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। फ्रेश भाई आपको 6800 से 6700 जब आएंगे उस टाइम से आपको बाइंग स्टार्ट करना है, इस जोन पे नहीं है। मुझे लगता है और थोड़ा करेक्शंस होंगे तो बेटर होगा।
ठीक है, करेक्शन पे लें क्योंकि रनअप बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बीएससी में इन लेवल्स के आसपास आप ना खरीदिए। आज भले ही 1.5% नीचे है, लेकिन फिर भी थोड़ा और वेट कर लीजिए डिप्स का। 6,800 6,700 ये लेवल्स एप्ट होंगे जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर इसका भी आप चार्ट देखिए। 6.25 करोड़ के आसपास शेयरों की खरीदारी म्यूचुअल फंड्स की ओर से की गई है। इस स्टॉक में 300 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा एनबीसीसी, अपार इंडस्ट्रीज या साइंट, इनमें से भी कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो? सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, पहले मैं आपको बता दूं क्या? प्लीज़ प्लीज़। सर केआर रेटिंग लिमिटेड अभी देखिए 1575 1574 के आसपास चल रहा है। केआर रेटिंग लिमिटेड। सो मुझे लगता है यहाँ पे ना एक अभी ब्रेकआउट आया है, तो आज और नेक्स्ट 2-3 दिन चलने का हाई पॉसिबिलिटी है। देखिए लगातार जब आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद चला नहीं था, और मेरा बहुत एक फेमस स्ट्रैटेजी है आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। आपको एक एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना है। अगर आप 2 से 3 महीना होल्ड कर सकते हो तो उस केस में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी आपको करंट सीएमपी के साथ बाई करके जाना है। तो मुझे लगता है इस केस में आपका पहला टारगेट आना चाहिए 1615 का, 1615, और सेकंड टारगेट आपको आएगा 1695 के आसपास। तो आपको अगर एक हफ्ता वेट करना है तो 1695 आपको बहुत जल्दी यहाँ से आते हुए दिखेंगे 100 रुपीज। और अभी जैसे ही आईपीओ हाई के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है नेक्स्ट 400 से 500 पॉइंट भी चल चल सकता है, अगर आपके पास मिनिमम 2 से 3 मंथ का टाइम है। और आपको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1420 के आसपास। तो 1420 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है इस काउंटर पे नेक्स्ट 2 से 3 महीना आप लॉन्ग करके जा सकते हो। और आज और कल में भी मिनिमम 70 से 80 पॉइंट का आप मूवमेंट आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। अभी देखिए बात करते करते ऑल टाइम हाई पे भी आ गया, तो मुझे लगता है आज भी चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। 1572 पे बोला था, 1576 पे ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है, तो इसको खरीदिए 1615 1695 तक के टारगेट्स के लिए। और आपका स्टॉप लॉस होगा 1420 का। 2 से 3 महीना अगर आप रख लेते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे खासे गेंस मिलने की जो गुंजाइश है वो बन जाती है। वापस लौटे सर म्यूचुअल फंड्स की बीएससी कह रहा हूँ, स्मॉल कैप खरीद पर। बीएससी की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पर 6.25 करोड़ शेयरों की खरीदारी हुई है। साइंट, अपार इंडस्ट्रीज या फिर एनबीसीसी, इनमें से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो फिलहाल? अब देखिए मुझे लगता है साइंट के साथ मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट बहुत बढ़िया है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में देखिए प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकआउट आया था लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अब लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 46 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, तो वहाँ पे सस्टेन हो नहीं पाया, नीचे आ गया। तो मुझे लगता है इस बार भी होने का वही पॉसिबिलिटीज है। साइंट देखिए अभी 1300 के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, 2 से 3 महीना, तो आपको बहुत जल्दी आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे 1365 का, और उसके बाद 1395। तो बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो मैं साइन के साथ ही जाना पसंद करूंगा। कोई स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस इस केस में होगा सर 1280 के आसपास। तो 1280 रहेगा, 1280 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बात होगी उन शेयरों की जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं और जहां पे अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड्स की ओर से ज़्यादा खरीदारी की गई है, या फिर जो ज़्यादा एक्टिव रहे हैं जहां पे म्यूचुअल फंड्स अप्रैल के महीने में। अब बिकवाली वाले शेयरों की बात करें तो उसमें 5 नाम है सर जहां पे ज़्यादा बिकवाली होती हुई देखिए। उसमें अंबर एंटरप्राइजेस है, नालको है, ब्लू स्टार है, और 361 वैम है, और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। तो वोल्टास का नाम हमने देखा था मिड कैप साइड में, और ब्लू स्टार देखिए ये स्मॉल कैप साइड में हमने बिकवाली के तौर पर देखा है। तो वोल्टास में भी हमने देखा है कि बिकवाली होती हुई दिखी है म्यूचुअल फंड्स की, और ब्लू स्टार की भी। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने का अनुमान है सर। मूव भी हमने इन स्टॉक्स में जल्दी ही देख लिया था। तो क्या ये एक रीज़न है जिस वजह से अब एग्जिट हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स लोअर लेवल्स पे पहले की खरीदारी, और जो तेज़ी बन गई इन एंटिसिपेशन की गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, इस वजह से बिकवाली हो रही है? देखिए अभी बहुत टाइम से ना ब्लू स्टार चल चुका है। सो मुझे लगता है कि अभी जो एक डाउनफॉल आया था रिसेंटली चार्ट में, अब देखिए अगर मैं चार्ट का ही बात बोलूंगा, मैं इस जोन पे कंफर्टेबल नहीं हूँ बाई करना। देखिए एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहे हैं चार्ट में। 1650 के नीचे एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम में सर कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ना यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का करेक्शंस मिल सकता है। तो करेंट जोन से ना एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न खराब हुआ है, नेक्स्ट कब ठीक होगा ये तो सर नहीं मुझे पता, लेकिन जो खराब हुआ है इसके चलते और 200-300 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो अगर आपके पास होगा तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा ब्लू स्टार्स में। और अंबर एंटरप्राइज देखिए 6325 के आसपास चल रहा है। चार्ट बहुत ही बढ़िया है और लगातार लोगों को रिटर्न बना के दिया है। मुझे लगता है यहाँ पे एक वैल्यू जोन है
इस वैल्यू जोन पे आपको एंट्री लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा और दो एक दिन के लिए वेट करके जाते हो, अगर एक डिप मिलता है, उस हम्म। डिप होगा 6150, 6200, या से भी 150 पॉइंट के नीचे वैल्यूएशंस, तो उस जोन पे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके जा सकते हो। और आपने बोला नैल कोला, राइट, नेशनल। यस यस यस। Yes. तो बेसिकली अभी 173 के आसपास चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, तो ब्रेकआउट आने के बाद अभी रैली चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो बाइंग है, ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू रहेंगे। तो नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है 177 का एंड 180 का, तो मुझे लगता है 180 से पहले तो रुकेगा नहीं, तो आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे वेट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। तो ये होगी बात उन स्टॉक्स की जो कि म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली की लिस्ट में शामिल थे अप्रैल महीने में, खासतौर पे जो स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारा खास सेगमेंट है हॉट स्टॉक्स, उसको हम यहीं पर समेटते हैं। इस बीच मार्केट में हम देख रहे हैं कि सर प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम खुले गैप अप थे, उसके बाद खुलते ही प्रेशर बन गया था मार्केट में, और हाई लेवल्स पे अब देखिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी फिसल चुका है, और फिलहाल अगर आप देखेंगे गिरावट 125 पॉइंट के आसपास की है। एचडीएफसी बैंक लगातार 2 दिन से कमज़ोर है, कल भी गिरावट में सबसे ज़्यादा यही कंट्रीब्यूट कर रहा था। आज भी आप देखिए एचडीएफसी बैंक, अगर इसका चार्ट लेकर आ पाएँ आप, 1900 का लेवल भी एचडीएफसी बैंक ने आज के सेशन में तोड़ दिया है। सर 1925 के आसपास हमारे साथ वीएलएम वाला पिछले हफ्ते जुड़ी थी, वो कह भी रही थी कि ये स्टॉक आई थिंक 1875 1880 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 1925 आई थिंक ये 1940 के आसपास उस समय ये ट्रेड कर रहा था। एचडीएफसी बैंक में प्रेशर साफ तौर पे दिख रहा है सर, और बैंकिंग नामों में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इसमें भी प्रेशर साफ तौर पे दिख रहा है। तो ये निफ्टी बैंक का भी हिस्सा है जिसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, और निफ्टी में भी यही आप देखिए कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं। इसमें रिलायंस भी है जो कि 1416 पे आधा % कमज़ोर नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग नामों में सर खासतौर पर जो निजी बैंक्स हैं, क्या इनमें तेज़ी का दौर खत्म हो चुका है, ये मान के चलें? सर मुझे लगता है कि बहुत टाइम से चल रहा था बैंक निफ्टी, यानी कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक हमने रिकमेंड किया था आप ही के शो में, आपको याद होगा कि 1150 से आसपास, अभी हुआ से कितना ऊपर आ गया एक्सिस बैंक। सॉरी 960 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, अभी 1200 के आसपास आ गया है। तो बहुत टाइम से एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस में सेलिंग नहीं आया। और जैसे कि शुरू में ही आज आपको मैंने बताया था, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इस मार्केट में बाई करने के लिए। फिलहाल सेल भी करना है तो बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा वेट कर रहा था। मैं अभी भी वेट ही करूंगा, ऊपर आएंगे तब जाके मैं शॉर्ट ही करूंगा। लेकिन एक बाई ऑन डीप में होना चाहिए। तीनों बैंक अच्छा है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो रैली आया था ना, ये खत्म हो चुका है। तो इसके चलते मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश और भी 4 to 5% करेक्शन एक्सपेक्टेड है। सारे निजी बैंकों में? ये सर प्राइवेट बैंक और पीएसयू तो अभी उतना रैली हुआ नहीं, मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। और जितने भी प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, इसमें और भी सेलिंग प्रेशर अभी देखने को मिलेंगे। और भी नेक्स्ट मान लीजिए 2 से 3 हफ्ता यहाँ पे सेल प्रेशर कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। सर कुछ दर्शकों के सवाल है जो मैं आपके सामने एक एक करके रखना चाहूँगा। अली भाई का सवाल है, जिन्होंने हमें सुपर चैट के जरिए 40 रुपये का समर्थन भी भेजा है। सर ये पूछ रहे हैं एटीजीएल यानी कि अदानी टोटल गैस, इनका एवरेज प्राइस 623 रुपये का ये बता रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए अभी आपको प्रॉफिट बुक करने का सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा एटीजीएल में, क्योंकि चार्ट बहुत बढ़िया है और लगातार लोगों को रिटर्न भी दिया है। रिसेंटली जो फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आपको इमीडिएट लेवल पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 580 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 580 स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 580 एंड 700 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो एक बार वेट करके जाना है आपको। ठीक है, रुकना चाहिए, अभी आप होल्ड कीजिए, अभी प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत कीजिए अगर आपके पास एटीजीएल यानी कि अदानी टोटल गैस रखा हुआ है। एपटेक एक स्टॉक है सर, बहुत देर के बाद, बहुत टाइम के बाद किसी दर्शक ने सवाल भेजा है, इसकी चर्चा हो रही है। उमेश्वर नायक जी पूछ रहे हैं कि एपटेक में एंट्री लेवल और टारगेट प्राइस बताइए कि कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। देखिए इसमें अभी मुझे लगता है कि अभी ब्रेकआउट आया था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ना सस्टेन नहीं हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग, और वॉल्यूम इतना नहीं है। तो एक बार पर्टिकुलर इस जोन को क्यों बाय करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट आप देखेंगे जनवरी मंथ का भी हाई है ऑलमोस्ट 175 180 का आसपास। तो इसको एक बार अवॉइड करना सही रहेगा। ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर, मुझे याद है एक बार पहले भी आपने लोअर लेवल्स पे रिकमेंड किया था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा।
सुमन कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 300 हैं, क्या करें सर, प्लीज़ बताइए। अब 300 शेयर हैं इनके पास या फिर 300 के प्राइस पर है, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी समझना थोड़ी असमंजस की बात है, लेकिन अभी भी 300 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है सर। देखिए, मुझे लगता है आपको एक बार वेट करके जाना है। 300 के आसपास अच्छा वैल्यूएशन है, जो आईपीओ के बाद लगातार परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद जो फॉल भी हुआ, उसके बाद जो सारे फॉल है ऑलमोस्ट 70% 75% रिकवरी हो चुका है। तो आपको एक बार वेट करके जाना है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 340 एंड 360 के प्राइस आते हुए दिखेंगे। हम्म। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। फिलहाल स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए 260। तो 260 इज ए वेरी गुड स्टॉप लॉस। मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, और हम्म। आप वेट कीजिए तो आपको टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। और देखिए सर, मैंने एक स्टॉक बताया था ब्लू जेट करके, इसका पहला टारगेट मैंने बताया था 845। तो ऑलमोस्ट फास्ट टारगेट अचीव हो चुका है, नियर टू फास्ट टारगेट 844.80 हाई है। तो यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुक अभी कर लेना चाहिए। और सेकंड टारगेट 865 के आसपास था, तो उसके लिए अभी वेट करना है। ठीक है, तो 845 ये आपने पहला टारगेट बताया था, 832 के आसपास था सर, मैंने नोट भी किया था जब आपने कहा था कि करंट लेवल पे ही आप खरीदारी कर लीजिए। तो 845 पहला टारगेट अचीव हो चुका है, आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मुथूट फाइनेंस का जो शॉर्ट साइड का आइडिया था, उसके टारगेट भी पहले टारगेट अचीव हो गए थे शो में बातचीत करते करते ही। और ब्लू जेट हेल्थ केयर भी आप देख सकते हैं, प्राइस आपके सामने है। 845 रुपये का पहला टारगेट था, जिसको हिट करने के बाद अभी 844 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पहला टारगेट आ चुका है। अगर आपका एपेटाइट हो गया है, अगर आपका मुनाफा वसूली का टारगेट बन जाता है, या जितना आपने परसेंटेज गेन सोचे थे बन जाते हैं, तो आप चाहें तो मुनाफा यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और दूसरे टारगेट के लिए जो कि 855 था, 855 860 का, उसके लिए आप चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। सर 806 रुपये का आपने स्टॉप लॉस दिया था, आप कुछ ट्रेल करेंगे यस यस या? यस। इस 806 का स्टॉप लॉस है, उसके साथ ही थोड़ा स्ट्रिक होना है। जो सेफ ट्रेडर है उनको प्रॉफिट बुक करना है। और अभी और भी 5-7 रुपया ऊपर आ जाएगा, तो अगर कोई सेफ रहना चाहता है तो प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। सर, और एक स्टॉक है, ब्रेकआउट आ रहा है। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ प्लीज़। सर देखिए, आस्था डीएम हेल्थ केयर करके एक स्टॉक है, अभी 600 के ऊपर आया है। तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी आया है। लास्ट में अगर वीकली चार्ट भी देखूंगा ना सर, 600 के ऊपर बहुत टाइम पे नहीं आ रहा था, तो अभी 600 के ऊपर आ गया है। तो मुझे लगता है अभी 600 के ऊपर जो आया है, ये बहुत ही वॉल्यूम के साथ सस्टेन भी होगा। तो अभी 601 602 के आसपास चल रहा है। और लास्ट 10 मिनट पे जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है नेक्स्ट 2 से 3 दिन 4 दिन चल सकता है। तो आपको ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। आपका लिए स्टॉप लॉस रहेगा 580 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 20 रुपीज 22 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए आज का 615, और सेकंड टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 640। तो मुझे लगता है 640 टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक बार बाई करके जा सकते हो। फिलहाल आज कल और परसों 2-3 दिन में हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे नेक्स्ट मूव आना। ओके, तो एक स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसको आप 600 का लेवल आज पार हुआ है, 603 के आसपास ये आपको बताया गया है। 615 पहला टारगेट है, 640 दूसरा टारगेट है, और 580 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अभी 601 का 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इन्हीं लेवल्स को हम नोट कर लेते हैं। 601 75 के आसपास मान लीजिए आपने इनिशिएट किया है, तो 615 640 के लिए 2 से 3 दिन के लिए आप इसमें अप्रोच कीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 580 रुपये का। स्टॉप लॉस को प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। टारगेट अचीव हुए हैं ब्लू जेट के भी, मुथूट फाइनेंस के भी, लेकिन उनमें स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया। तो इस स्टॉक में भी ब्रेकआउट जो हुआ है वॉल्यूम के साथ, उसको प्ले करने के लिए आप प्लीज़ अपना जो 580 का स्टॉप लॉस है उसको ज़रूर बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। इसके अलावा सर, मैं दर्शकों के सवालों की बात कर रहा था। दीपक जी का सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। कह रहे हैं कि सर लॉन्ग टाइम व्यू मुझे चाहिए एशियन पेंट्स पर, जहां पे मेरे 20 शेयर हैं, 2440 के खरीदे हुए हैं। और JSW इंफ्रा इनके पास भी है, 100 शेयर हैं 300 पर। शैल आई होल्ड और एग्जिट? विल जी और स्पंदना स्फूर्ति विल बी बेटर ऑप्शन? तो इनको सर 2 शेयर रखे हुए हैं, उनके बारे में भी जानना है। और 2 शेयर ऐसे भी हैं जिनके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या अच्छे ऑप्शंस हैं। एक तो जील यानी कि जी एंटरटेनमेंट, और दूसरा स्पंदन स्फूर्ति। देखिए, जी में तो जी और दोनों जो स्टॉक बोला उन्होंने, तो दोनों स्टॉक पे एंट्री नहीं लेना है। मुझे चार्ट अच्छा नहीं लगता। जी में तो एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि बहुत टाइम से ही यहाँ पे अलग अलग केस चल रहा है। सो बेसिकली एशियन पेंट आप होल्ड करके जाइए। मुझे लगता है कि अभी 2270 2275 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है, ये यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हो, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2500 का लेवल आते हुए दिखेंगे। और सेकंड जो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको होल्ड करके जाना है। चार्ट दोनों अच्छा है, तो दोनों में ही आप अगर 3 से 4 महीने का व्यू रखते हो, तो आपको दोनों में ही पैसा बना के जाएगा।
तो एशियन पेंट्स में सर क्या फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? कल भी खबर थी कि रिलायंस अपना 4.9% स्टेक बेच सकता है, तो उस वजह से स्टॉक गिरा भी था, थोड़ा क्रूड भी ऊपर आया, उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा था। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, माफ़ कीजिए, एशियन पेंट्स में अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो इस भाव पे वो भी किया जा सकता है क्या? मुझे लगता है कि सर एक बार 2250 से लेके 2240, ये जो जोन है ना, यहाँ पे रीटेस्ट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो अगर किसी को खरीदना है तो 2240 2250 एक जोन होगा, उस जोन पे आप बाई करके जा सकते हो। ओके, तो फ्रेश खरीदारी करनी है तो 2240 से 2250 की रेंज है, जिसमें आप फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी आप अपनी पोजीशंस को बनाए रखिए, यहाँ पे भी अच्छी खासी कमाई आपकी देखने को मिल सकती है। तो सर जील नहीं लेना, स्पंदन स्फूर्ति नहीं लेना। हमने एशियन पेंट्स की बात कर ली, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की भी बात कर ली। एक हमारे दर्शक हैं सर, उनका सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो इरडा को लेकर है सर। कह रहे हैं कि इरडा का क्या मामला है जेंसोल से। तो हमने आपको बताया भी था, ये सवाल है संतोष सिंह जी का, कि इन्होंने 510 करोड़ रुपए का जेंसोल एनर्जी को इंजीनियरिंग को लोन दे रखा था, और वो लोन की रकम अब नहीं आती हुई दिखेगी। तो जाहिर सी बात है, अब इसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने कहा है कि इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, और जो भी उससे भरपाई हो सकती है वो की जाए, क्योंकि 510 करोड़ रुपए इनको रिकवर करने जो कि इनके पास नहीं आ रहे हैं। तो ये मामला है, और मामला आपको पता भी है कि क्यों इसमें नीचे के सर्किट लग रहे थे, किस तरह से फंड डाइवर्जन का जो खुलासा है सेबी की ओर से एक जाँच में किया गया था। तो वो मामला तो है ही है सर। इरडा में आपने वैसे पहले राय दी है, एक बार फिर से इनको राय दे दीजिए, क्योंकि मामला इन्होंने अभी अभी समझा है, और इस व्यू भी दे दीजिए स्टॉक पर। देखिए, पर्टिकुलर इरिदा में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली ठीक ही है, टेक्निकली भी ठीक ही है। लास्ट आप देखेंगे 2-3 महीने से चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा अभी प्रॉफिट बुक आ रहा है और न्यूज भी नेगेटिव है। तो मुझे लगता है आप एवरेज करना सही रहेगा। अगर 145 150 के जोन कभी भी आता है नेक्स्ट 2-3 हफ्ता 4 हफ्ते में, तो उस टाइम पे आप एक बार एवरेज करके छोड़ छोड़ दीजिए नेक्स्ट एटलीस्ट 8 से 9 महीने के लिए। तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो भी एवरेज हो जाएगा, एंड आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 195 200 के टारगेट आ ही जाएंगे। फिलहाल न्यूज नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है। टेंशन करने वाला कोई बात है नहीं सर इसमें। ठीक है, दो सवाल पूछ रहा हूँ सर आखिरी दर्शकों के, फिर उसके बाद आपके पिक्स लेकर शो को वाइंड अप करेंगे। एक तो है आयुष मंडल जी का सवाल, ये कह रहे हैं कि सर विप्रो 340 शेयर मेरे पास हैं 252 के रेट पर, मुझे 252 रुपये 70 पैसे, माफ़ कीजिए, क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, विप्रो में होल्ड करके जाना है। आईटी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर अभी आ रहा है, तो मुझे लगता है आपको होल्ड करना सही रहेगा। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक डिप मिल सकता है, और डिप रहेगा मैक्सिमम 245 से 240 का, लेकिन टेंशन करने वाला कोई बात है नहीं। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 295 एंड 300 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, ओके, होल्ड करें इसको। 295 300 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सर दूसरा है इंडसइंड बैंक, जो कि दशरथ शर्मा जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि इंडसइंड बैंक में क्या करें सर, 815 की रेंज में 250 शेयर है मेरे पास। देखिए, इंडसइंड बैंक हमने देखा कि जो डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आया था, उसके बाद लगातार अभी नीचे ही आ गया। तो बीच में थोड़ा ऊपर भी आया, लेकिन 850 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया। तो अभी जो 800 के नीचे आ गया है, अभी 774 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है अभी डेरिवेटिव्स का डेटा भी देखेंगे, जो अभी डेटा जो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ है, तो इसका कवर भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर मार्केट नीचे आता है, इस केस में आपको एक बार 755 और 740 का टारगेट यहाँ पे आएंगे। सो आपका स्टॉप लॉस तो पहले ही एक बार हिट हो चुका है 800 के आसपास, क्योंकि 800 के आसपास एक सपोर्ट था, तो उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक डाउन हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग करना सही नहीं होगा, एग्जिट करना बेटर है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, रिसेंटली मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है, नेगेटिव है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, आपको लॉन्ग यहाँ पे करना नहीं है। जो रखा है सर इनके पास, तो 851 रुपये बताया, 815 रुपये माफ़ कीजिए, जहाँ पे इन्होंने खरीद रखे हैं। तो आप एक बार फाइनल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 750। अगर आपका 750 कभी भी आता है, आप निकल जाइए लॉस बुक करके। अदर्स अपॉर्चुनिटी है वहां पे जाइए, क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं ले सकता 750 के नीचे क्या होगा इसके साथ, क्योंकि वो उसी जोन पे आ जाएगा जिस जोन पे अपना जो डेरिवेटिव जो मैटर है उसका लो था। सो 750 आपका करेंटली स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, आप होल्ड कीजिए अभी। ठीक है सर, एक अभी कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर जीआरएससी और कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी की जा सकती है क्या, यानी कि फ्रेश एंट्री कर सकते देखिए, हैं? डिफेंस सेक्टर बहुत आप देखिए हाई वैल्यूएशंस पे आ गया है, लगातार 2-3 दिन से चल रहा है। तो आपको तब लेना है जब मार्केट नीचे होगा।
अब नहीं, जो 2-3 दिन चल चुका है। अभी मैं अगर यहाँ पे बाई बोल के जाऊंगा, आप ले लेंगे, फिर से प्रॉफिट बुक हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे क्या एनालिस्ट था। तो इसीलिए आपको एक बार वेट करके जाना है, 2-3 दिन वेट कीजिए, करेक्शंस आएंगे। तो दोनों स्टॉक ही मेरा फेवरेट स्टॉक है, इंटर डिफेंस थीम ही चलेंगे नेक्स्ट 6 से 8 महीना। तो एक बार होल्ड करके जाना बेटर रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो कोई एक दो नाम आपने बताए भी हैं, आज आपने मुथूट बताया है, उसको शॉर्ट साइड का आइडिया वो सफल होता हुआ भी दिखा। आपने केयर रेटिंग्स में खरीदारी करने की सलाह दी। आइडिया फोर्स भी आपने बताया था 565 585 की रेंज के लिए। केयर रेटिंग्स में 1572 पर आपने कहा खरीदारी करके चल सकते हैं। कोई और भी नाम है सर जो आप शेयर करना चाहेंगे? फिलहाल सर आज के लिए तो और कोई स्टॉक नहीं, जो मैंने स्टॉक बताया स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 से 3 दिन यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट है सर। और निफ्टी का आपका जो कॉल था वो तो आई थिंक किसी का इनिशिएट हो ही नहीं पाया होगा, क्योंकि आपने कहा था कि 24,800 के आसपास आप मिलता है तो शॉर्ट कीजिए। उससे पहले ही बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई, अभी भी 120 पॉइंट नीचे ही है। अभी कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं नहीं एक्सपायरी सर, के लिहाज अभी भी से? मतलब सर आज की हाँ, एक्सपायरी के लिहाज से या फिर आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए? देखिए आज के एक्सपायरी के हिसाब से भी कोई कॉल सर अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ना कंफ्यूज्ड है कि कहाँ पे जाएगा। 24,008 के ऊपर जा नहीं रहा है, और मार्केट अभी 20,000 के नीचे भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेश लॉन्ग फ्रेश शॉर्ट नहीं बन रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मार्केट में शॉर्ट ही करना है, लेकिन वो हायर जोन पे नहीं आया तो नहीं करना है। कभी कभी सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या करने से ज्यादा क्या नहीं करना है। आज तो सर कुछ नहीं करना है अभी। ठीक है, कभी कभी कुछ करने से कुछ नहीं करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही वो दिन है कि जिस लेवल पे शॉर्ट करना था वो लेवल पे बाजार नहीं है, उससे पहले ही फिसलता हुआ दिखा है। तो बाजार एक डायरेक्शन की तलाश में है, जैसा हमने शुरू से ही कह ही रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत से ही कि वीकली एक्सपायरी से क्या बाजार को एक दिशा मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट ट्रिगर की अगर हम बात करें, रिजल्ट सीजन तो चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर को लेकर आज बातचीत होने वाली है। क्या वहाँ से कोई पॉजिटिव ट्रिगर बाजार के लिए बनता है नहीं बनता है, ये देखने लायक बात होगी। बहुत धन्यवाद प्रदीप सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। रिजल्ट्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, खबरों वाले शेयर हैं, उन सब पर बातचीत हुई है। कोई स्टॉक सर या फिर कोई ऐसा ट्रेड जिसको लेकर आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? सर जो भी स्टॉक्स में मैंने बात किया है, इसमें कोई भी स्टॉक मेरे पास और हमारे कोई एनालिस्ट के पास नहीं है। हो सकता है हमारे कोई क्लाइंट के पास भी हो। तो नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन माय साइड। एंड थैंक यू सो मच सर। और मैं चलिए सुबह उठने का जल्दी प्रैक्टिस करूंगा सर। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए आज आप हमारे साथ जुड़े, 2-3 आइडियाज़ हमें इंटरडे के लिए मिले, उनके टारगेट भी अचीव होते हुए दिखे हैं। तो सर मैं तो चाहूँगा सर, नतीजा दिखा भी है उसका, अगर आप सुबह उठ के हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारे दर्शकों का, आई थिंक आपके क्लाइंट्स का भी उससे थोड़ा फ़ायदा होता ही वो दिखेगा। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि हफ्ते में एक दिन आप सुबह हमारे साथ जुड़िए, शायद वो श्योर हमारे सर। दर्शकों के लिए और आपके क्लाइंट्स दोनों के लिए अच्छा रह सकता है। खैर बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े, अपना कीमती समय आपने दिया। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू सर।